हेलो वन। वॉइस आ रही सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। तो बच्चों, आपके सीनियर आपके बीच में हैं और दोनों आपके आई गेट के स्टूडेंट हैं, पंकज और अभिषेक। और आप सबको पहले से मालूम है कि पंकज और अभिषेक दोनों पीएचडी कर रहे हैं शानदार तरीके से, और इस समय आईआईटी गुवाहाटी के अंदर में है। तो ये सेशन हमने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर, हमारी रैंक तो देखो, जिनकी रैंक अच्छी है उनको तो थोड़ा सा लैक्स है वो लोग कि चलो यार एडमिशन तो मिल ही जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि सर मेरा 1000+ रैंक है तो हमें क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। 2000+ रैंक है, 3000+ रैंक है, तो क्या एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने अभिषेक को और पंकज को लेके आया। इनका भी रैंक थोड़ा सा बिगड़ा था, स्कोर अच्छा था। देखो अभी क्या कंपटीशन सी से काफ़ी हाई है, पिछली बार भी हाई था। तो रैंक देखने में तो आपको खराब दिखेगा, लेकिन स्कोर देखोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, आपका स्कोर अच्छा लग रहा है। क्यों अभिषेक, सही बोल रहा हूँ मैं? लास्ट ईयर भी तो ऐसे ही हुआ बिल्कुल था। सर। स्कोर अच्छे बने सर इस बार। स्कोर अच्छे थे लेकिन रैंक मतलब उतना अच्छा नहीं दिखता था। और एडमिशन जो होता है बच्चों स्कोर के थ्रू होता है। तो ये आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे दोनों कि कैसे आपको आगे एडमिशन लिए ट्राई करना है। यदि आपकी रैंक 3000+ है या 2000+ है या 1000+ है, तो कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप एमटेक, हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट एमटेक भी है और सेकंड प्रायोरिटी हमारा पीएचडी भी है। ठीक है, सो कि हर बच्चों का मन में रहता है यार पीएचडी में क्यों ना चला जाऊं। तो अभी यस सर। एक मतलब बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं है ना। तो वो सारी चीजें आपको अभिषेक और पंकज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभिषेक आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर मुझे बीच बीच में जब लगेगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं आपको। और बिल्कुल सर। पहले आप जब अब तो रिजल्ट आ चुका है, तो पहला ही क्वेश्चन मेरा है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सर नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए सबसे पहले ये है कि ये नहीं सोचना, हताश नहीं होना रिजल्ट से, कि जो भी रिजल्ट हो जैसा भी हो कि मेरा नहीं हो पाएगा। इससे ज्यादा अच्छा सर ये सोचना है कि मैं अब क्या करूं जिससे मेरा कुछ हो जाए। तो ये पहला चीज है। बहुत से बच्चे सर ये करते हैं कि आपसे मिलना ही छोड़ देते हैं। मैं भी लास्ट ईयर जब भिलाई में था तो रैंक कम आई थी, आपसे मिलने नहीं आते, संकोच करते थे। तो मैं ये समझ नहीं आता था किस बात का सर, मैं आपने लिखा, आपने मेहनत किया, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और ये हमेशा से होता है, इसमें संकोच वाली बात नहीं है, आके पूछे, क्योंकि मैं आपके पास लगातार आते रहता था सर। वही हाल अभिषेक का भी था। हम तो आगे सर, रोज आके सर क्या कर रहे हो, कैसे हो, हम रोज आ जाते थे सर। आई गेट सेकंड घर बन गया था। सेकंड घर वाले बोलते थे कि कहाँ जा रहे हैं, आए के जा रहे हैं, ठीक है। रोज शाम को। सर तो बाकी सबके लिए एडवाइस ये रहेगा कि हमारे जितने भी मार्क्स है अराउंड, अगर मैं बोलूँ 4000 to 5000 रैंक अगर आई है, 5000 के ऊपर है तो मुश्किल है, मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा। बट इनफैक्ट 4 to 5000 के बीच तक भी अगर रैंक आई है, उसके पहले अच्छी रैंक आई है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और अगर ये है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको ड्रॉप नहीं लेना है, उनको कॉलेज जाना ही है, तो उनके लिए कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं जो मीडियम टायर में अच्छे हैं, बेस्ड ऑन कि तुम उन कॉलेजेस में जाके कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर करोगे। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ एक मिडिल टायर कॉलेज जो इस रैंक को सर्व करता है, जिनमें से बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं, डेफिनेटली निकलते हैं। अब जिन लोगों हो गए इन, अभी सबसे पहले इमीडिएट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद। हम्म। कुछ लोगों को से मैंने अभी बात की, विद टाइम में कुछ लोगों के टच में था। उनमें ये था कि नहीं यार, ट्रिपल आईटी होता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही होता है, पर मुझे तो सिर्फ आईआईटी ही जाना है, तो आईआईटी का सोच के रखा था। ये कुछ संकोच हो सकता है किसी के लोगों के मन में, पर आईआईटी का तो प्लेटफॉर्म होगा, वो प्लेटफॉर्म ट्रिपल आईटी हैदराबाद नहीं दे पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सच है सर, ये बात, क्योंकि प्लेसमेंट्स की हालत अभी आईआईटी भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जो अच्छा कर रहा है वो सब जगह से प्लेसमेंट उठा रहा है। हाँ, जिसका लग रहा है उसका तीन तीन चार चार प्लेसमेंट लग रहा है, तीन इंटर्नशिप लग रहा है, दो इंटर्नशिप लग रहा है। इस साल हमारे साथ जो लोग एमटेक करने भी आए हैं, हम जिनके साथ बैठते हैं एमटेक का कोर्सेज करने के लिए, उनका अभी इंटर्नशिप पीरियड आया, उनका इंटेल क्वालकॉम एएमडी, जिसको जहाँ पे प्लेसमेंट उनका लगाना था, फिलिप्स बजाज, जिसको जहाँ पे भी लगाना था, अमेजोन फ्लिपकार्ट, उन सबका लग चुका है। जिन लोग फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए हैं, उन सबका काफी अच्छे जगह पे लग चुका है ऑलरेडी, या फिर वो लोग अभी लग चुका है, वो समर में चले जाएंगे इंटर्नशिप करने, आएंगे मस्त बढ़िया। तो अब हैदराबाद के लिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। उसके बाद फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली का मुझे शायद पता चला कि हैदराबाद और दिल्ली का अगले ही दिन कुछ पेपर ऐसा कुछ है। हाँ, दो तो थोड़ा तारीख जिन को। लोग अगर दिल्ली भी टारगेट कर रहे हैं, वो लोग दिल्ली
शायद भोपाल नहीं है सेंटर बनता है। तो दोनों ट्राई करो कि हैदराबाद और दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली का सेंटर दोनों सेम जगह दोनों रहे। सेम ही रहे। भोपाल भाई तो अच्छी बात है, बाकी जिसको जैसे सूट करता है। एग्जाम, मैं हमेशा एक बात सबको कहता हूँ, दरवाजे अपने हाथ से मत बंद करो। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर भी अगर आप दरवाजों को बंद कर दे रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना, आप अगर बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हो वो तो कोई जगह नहीं मुश्किल है, मिली। तो कोई जगह यार नहीं। ये अक्सर हमारा, मैंने बहुत से लोगों को बोला था कि पीएचडी का फॉर्म आप डाल दो, तो उनका कहना था कि नहीं पीएचडी नहीं करना है। मैंने बोला कम से कम एमएस डाल दो आप, एमएस और एमटेक में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो सबका कहना ये था कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं जाना है मुझे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। लास्ट में सर जब हमारा एडमिशन हो गया, अपने स्टेटस लगाया, तो बहुत से बच्चों का हमको मैसेज आया कि भाई वहां कैसे हो गया तुम्हारा। और जबकि उन्हीं बच्चों को हमने बोला था कि भाई फॉर्म भरो आप। लोग क्या होता है कि वही है कि डिसीजन नहीं ले पाते सही टाइम में। बिल्कुल। तो बच्चों जैसा आपको आपसे एक और पंकज ने बताया कि नेस यही है कि जिन बच्चों का रैंक थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और तो ऐसा नहीं कि आपका रैंक बिगड़ गया तो बाकी जगह नहीं हो सकता है। और मतलब आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए लग जाइए, ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए लग जाइए और बिट्स के लिए लग जाइए। तो और उसके बाद ऐसा ही कोलकाता एक कॉलेज है, वहाँ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि चलो एग्जाम जो इनकमिंग एग्जाम है उसके बारे में हो गया आपसे। मेनली यस सर। आपको ये बताना है कि हमें गेट का के लिए क्या प्रोसेस है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे हम आगे बढ़ना है, कब फॉर्म निकलेगा, कॉलेज के अंदर में आईटीज के अंदर में के लिए एडमिशन कैसे होता है, जो भी एक्स वाई जेड रैंक है हमारी है। ठीक है। और यस किस वैरायटी पे हमको कॉलेज को रखना है, किस कॉलेज को पहले रखना है, किसको, मतलब एक प्रोसेस होता है ना आपका एमटेक का एडमिशन। यस सर। पहले उसके बारे में आप डिस्कस कर दीजिए। ठीक आईटी। है सर। हाँ सर, सबसे पहले अभी जब स्कोर कार्ड निकलेगा, अभी तो रिजल्ट निकला है, स्कोर कार्ड निकलेगा, स्कोर कार्ड के निकलने के कुछ दिनों के बाद से सारे आईआईटीज की काउंसलिंग शुरू होगी। सबके सबके आईआईटी फॉर्म के ओपन। ओपन चुके हों, या तो जैसे आईएससी सबसे पहले अभी फोन फॉर्म ओपन कर चुका रहता है, ऑल्दो स्कोर कार्ड नहीं आया है स्टिल आईएससी फॉर्म ओपन कर देता है। तो कुछ कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अभी से फॉर्म ओपन करती हैं, जो एडिटेबल रहते हैं कि आप एट दी एंड अपना गेट का रोल नंबर, स्कोर वगैरह जो भी सब फाइनल रिजल्ट का एक फॉर्मेट होता है वो आप दे सकें। अब सारे आईआईटीज अपना अपने अपने वेबसाइट्स में फॉर्म रिलीज करती है, सब 23 आईआईटी सारे रिलीज करती है, इधर एमटेक, एमटेक रिसर्च जो जहाँ पे एमटेक के तो सारे ही ऑलमोस्ट रिलीज करते हैं, एमटेक रिसर्च जो जो आईआईटी ऑफर कर रही है वो सारे फॉर्म रिलीज करती है। वो सारे फॉर्म्स को भरना है बेस्ड ऑन कि कहाँ होगा। अब कोई अगर 4000 वाला आईटी बॉम्बे में भर रहा है तो वो तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑब्वियसली मुश्किल है कि नहीं होगा एमटेक में, क्योंकि उसको पता है वो तो ऊपर में बंद ही हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्म्स ना भर के, पर जो प्रोबेबल ऑप्शन है, कोई अगर 2000 या 3000 वाला अगर उसको आईआईटी ही जाना है, आईआईटी जोधपुर का भर रहा है, आईआईटी तिरुपति का भर रहा है, पलक्कड़ का भर रहा है, ऐसे आईआईटी इंदौर का भर रहा है, उन सब लोग भी फिर ऐसे आईआईटीज का फॉर्म नहीं भरते, क्योंकि वो सोच के रखते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छे ही आईआईटी में जाना है तो मैं इन सब का क्यों भरूं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना ज्यादा फॉर्म हो उतना ज्यादा भरो, जितना ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि ये आईआईटी में हो सकता है मेरा, जाओ सीट लो। सीट छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, सीट मिलना बड़ी बात है। अब सब आईआईटीज का फॉर्म निकलेगा, सबको अच्छे से भरना है, एक फोल्डर अच्छे से बनाना, इसके अंदर सबका एक्नॉलेजमेंट नंबर, सारी चीजें, आईडी पासवर्ड जो भी तुम रहे, एक अच्छे से सिस्टमेटिक फोल्डर बनाना। तुम फॉर्म पैसे दोगे, फॉर्म सारे आईआईटीज को कि अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग अपना अपना फॉर्म है, तो सबको भरने के अपने अपने फीस है। किसी का फीस 500 है, कोई हो सकता है ब्रांच वाइज फीस लेगी, अगर आपको इस आईआईटी में 3 ब्रांच में एमटेक मिल रहा है, हो सके एमटेक सीएस मिल रहा है, एमटेक साइबर सिक्योरिटी मिल रहा है, एमटेक क्वांटम मिल रहा है, एमटेक इन एआर मिल रहा है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस के भी ऐसे, अगर एक एक ब्रांच ऐड करते रहोगे अपने चॉइस में तो उसके हो सकता है तुमको 200 200 200 200 से प्लस होते रहे, बेस्ड ऑन कि तुम कितने ब्रांचेस में के लिए काउंसलिंग में बैठना चाहते हो। अब ये सारी फीस तो फिर फॉर्म 8 दिन निकलेगा, तुम फिर पैसे भरोगे। और फिर एक पोर्टल होता है, क्या बोलते हैं ओके। पोर्टल को, कोप, COAP कोप पोर्टल होता है, जहाँ पे तुमको जो भी ऑफर आया है जिस भी आईआईटी से, तुमने फॉर्म भर दिया, तुम्हारा काम अब खत्म, अब तुमको कोप के पोर्टल्स पे रेगुलरली देखते रहना है। कोप के लगभग 10 राउंड होते हैं, स्पेशल राउंड अगर होता है तो 11th राउंड होता है, पर उसका एज फिक्स नहीं है, 10th और 11th राउंड फिक्स नहीं है, पर करीब 8 से 9 राउंड होते हैं इटरेशन में। अब जो 1 to 5 राउंड, अच्छा कोप में अगर तुमको किसी भी राउंड में सीट मिला, स्पेशली 1 to 5 इन
राउंड्स में अगर सीट किसी को मिला, उनके पास ऑप्शन रहता है कि 3 राउंड तक आगे फ्लोट करने का, इंक्लूडिंग द करेंट वन। बट फिफ्थ के आगे 6, 7, 8, 9, ये सारे जो आगे के जो राउंड्स होते हैं, इसमें ये ऑप्शन नहीं रहता। इसमें रहता है कि अगर आपको इस राउंड में अभी मिला है तो या तो आप एडमिशन लो, या तो अपना एडमिशन डिस्कार्ड कर दो। इसमें फ्लोट ऑप्शन नहीं रहता। इसमें सीट सीट छूटता है। तो एट योर ओन रिस्क 6 राउंड के बाद का जो भी मिलेगा मिलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल कि अगर जो जो बहुत अच्छे रैंकर है, वो आप 5 कॉलेज में डाला है, 5 कॉलेज में से 4 कॉलेज से आपको ऑफर आ चुका है, तो 4 कॉलेज का ऑप्शन आपको दिखाएगा कि कौन से कॉलेज में अब आपको जाना है। हो सकता है कानपुर से आए, गुवाहाटी से आए, मद्रास से आए, बॉम्बे से आए। लेट सपोज ये चारों से आपको चारों से ऑफर आ चुका है। तो वहां पे ऑप्शन रहेगा कि आईआईटी कानपुर में आपको ये ब्रांच मिल रहा है तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं, आईआईटी मद्रास में ये ब्रांच मिल रहा है एक्सेप्ट करना है कि नहीं, वट ऐसे सारे 4, 5 जितने भी ऑप्शन से आपको ऑफर आएंगे वो आएंगे। अगर ऑफर नहीं आए हैं तो फिर नहीं आए तो फिर लिख देगा कि हाँ, होप फॉर द सेकंड राउंड से समथिंग। अब सीट ले लिए। ये सारे जो प्रोसीजर हो गए, ये हो गया सीओईपी कोप के अराउंड, ये हो गया आईटी के काउंसलिंग। अब जब सीओईपी का करीब करीब अराउंड 7th 8th राउंड चल रहा होता है, तब होता है फिर एनआईटी की काउंसलिंग, सीसीएमटी काउंसलिंग बोलते हैं उसको, सीसीएमटी। ये काउंसलिंग शुरू होती है, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें आपके चॉइस फिल्टर्स रहते हैं और सारे रहते हैं। सीसीएमटी एक चीज अच्छा है, मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आईआईटी के लिए हमको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है सारे आईआईटी में, वैसा सीसीएमटी में नहीं है। हम्म। उसमें कॉमन एक फी होती है, उसके बाद हम कॉलेज चूज करते हैं। अगर आपने जोसा वगैरह में उस टाइम पे फॉर्म वगैरह भी भरा होगा जेई के बाद, वो सीसीएमटी सेम वैसे ही है। हम्म। पर वो पोर्टल ऐसा नहीं, कोप में आपको एट टाइम मल्टीपल ऑफर आ सकते हैं, पर सीसीएमटी में मल्टीपल नहीं आएगा। बेस सीसीएमटी में आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी, बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट, कि आपको कौन से कॉलेज में पहले जाना है, फिर सेकंड थर्ड, फिर उसका भी ब्रांच। ये सारी चीजें बेस्ड ऑन एक पूरा प्रायोरिटी लिस्ट रहेगा। उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। सीसीएमटी के टोटल 5 राउंड होते हैं। 5 में से 3 राउंड नॉर्मल राउंड होते हैं, 2 स्पेशल राउंड होते हैं। 3 राउंड में अगेन तुम अगर 3 राउंड में तुम्हें अगर सीट मिली तो तुम आगे के राउंड में फ्लोट कराने का ऑप्शन होते हैं। स्पेशल जो होता है, स्पेशल राउंड 4 बोलते हैं, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, बेसिकली द फोर्थ राउंड एंड द फिफ्थ राउंड। इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता फ्लोट करने का। जो आपको सीट मिला है आप लीजिए, अगर आपको सीट नहीं लेना आप डिस्कार्ड करिए सीट, आपकी सीट नेक्स्ट राउंड में किसी और को चली जाए। ये होगा एनआईटी की काउंसलिंग। आईआईटी का काउंसलिंग जो स्कोप काउंसलिंग है, ये अराउंड जुलाई तक चलता है। अराउंड जुलाई तक, मतलब जुलाई एंड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जुलाई स्टार्टिंग, जुलाई मिड तक चलता जुलाई है। 20 के बाद से ओरिएंटेशन शुरू होता ओरिएंटेशन शुरू हो जाता बच्चों वेट वेट कर लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। है। है सर। हाँ हाँ, आ गया, 1 मिनट। ऑडिबल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। सर कैमरा। हाँ हाँ। ओके फाइन। सो अराउंड आईआईटीज में जो ज्वाइनिंग है, ये आईआईटीज में ज्वाइनिंग अराउंड 20 जुलाई के आसपास होने लग जाती है। तो जुलाई के स्टार्टिंग तक आखिरी राउंड चलता है आईआईटी का। एनआईटी का राउंड शुरू होता है अराउंड जून तरफ में, मई एंड जून तरफ में एनआईटी के राउंड शुरू होते हैं। वो भी अगेन आई गेस चलता है, जुलाई एंड तक चलता है वो। देन अगस्त से एनआईटीज की ज्वाइनिंग शुरू होती है। जस्ट एक 10-12 दिन का गैप रहता है आईआईटीज और एनआईटीज के करिकुलम में, ओरिएंटेशन में और एकेडमिक स्ट्रक्चर शुरू होने में। तो ऐसे आपको जो भी आईआईटी मिले, आपको सही लगे, आप उसमें बिल्कुल फॉर्म भरिए। एमटेक हो, एमटेक रिसर्च हो, जो भी हो। अब अभी फील्ड में हम लोग फिर धीरे से बताते हैं। तो लाइक एज फार एज अभी तक किसी को कुछ पूछना हो, या सर अगर आपको कुछ। अभी तक जितना बताया उसमें से कुछ डाउट हो तो। आपने तो एकदम बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि आईआईटीज के लिए आपको हर आईआईटीज की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है। फिर सीओपी के अंदर में आपको अपना रिजल्ट देखते रहना है। और फिर उस समय जो आपको ऑफर आ रहा है उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो जाइएगा, हम आपको और गाइड कर देंगे कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सीसीएमटी जो होता है एनआईटी के लिए काउंसलिंग होता है, इन्होंने इसको बता दिया। एक ही फॉर्म भरना रहेगा, बस आपको नहीं प्रायोरिटी सेट करनी, कौन सा कॉलेज आपको ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज आपको नीचे रखना है। एमटेक के लिए जिसमें ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे आईआईटीज में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। एक तो होता है एमटेक सीएस हो गया आपका, एमटेक डीए भी है आपका, डेटा साइंस भी है, ठीक है, आर ए एमटेक रिसर्च भी हो गया आपका,
और ऐसे कुछ और भी इस ब्रांच, जैसे आपने देखा होगा कि आपके सीनियर लोग जाते थे इसके अंदर में, आपके साथ वाले भी गए होंगे, रोबोटिक्स एंड एआई के अंदर में। ठीक है, आईटी बिल्कुल सर। के अंदर में भी है ये। ठीक है, तो डीए वाले बच्चे जैसे हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई करें, डीए में जिसका रैंक बहुत अच्छा हो? एक तो हो गया सीएस के थ्रू, एक एमटेक के डीए वाले बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई बिल्कुल करें? सर। सर डीए वालों का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि डीए वाले रेगुलर एमटेक सीएस में वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भी सारे फील्ड, जो एमटेक इन मशीन लर्निंग, एमटेक इन एआई, एमटेक इन या फिर मेहता स्कूल के थ्रू, तो ऐसे जो भी मशीन लर्निंग एंड डीए स्पेसिफिक कोर्सेज जो भी हो गए, वो सारे जगह वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। पॉइंट स्कूल सर, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि सीएस इज अ कोर ब्रांच, तो उसी में जाना चाहिए। बट सारे आईआईएस में एक मेहता फैमिली हमारे यहाँ इंडिया में बिजनेसमैन है वो, तो सारे आईआईटी में उनका एक सेंटर चलता है। तो होती सेम चीज वही पढ़ाई है, बस उसका नाम अलग है, सीएस ब्रांच नहीं है, वो मेहता स्कूल के नाम से आ जाता है। तो वो लोग भी एमटेक ऑफर करते हैं एआई के लिए, स्पेसिफिक एआई और डेटा साइंस। तो हम डीए का रिजल्ट वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। मेहता स्कूल भी एक सारे आईआईटीज में या जहाँ पे भी मेहता स्कूल है, उनका एक अलग सा पोर्ट, आईआईटी के मेन वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे मेहता स्कूल डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मेहता स्कूल होगा। तुम उस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन, एक मेहता स्कूल भी एमटेक प्रोवाइड कराता है। तो बहुत सारे जगह पे होता है कि जो डीए वाले जितने सीट्स है ना, वो मेहता स्कूल फिल कर रही है, रादर देन रेगुलर आईआईटी उनको एमटेक दे रही है, वो मेहता स्कूल उनको एमटेक देती है। एट दी एंड मेहता स्कूल लिखेगा डिग्री में, ऊपर आईआईटी की डिग्री ही रहेगी, बट जो भी डिसीजंस हैं, जो भी फंडिंग है एमटेक के लिए, रिसर्च के लिए जो भी फंडिंग है, वो सारे मेहता, एक जो मेहता फैमिली है वो देखती है। मेहता स्कूल का एक अलग सा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है सारे आईआईटीज के अंदर, वो देखता है। मेहता स्कूल इज ऑलमोस्ट इक्वेलेंट, एंड मैं ये भी बोलूंगा कि इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज मेहता स्कूल ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा है। है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम्म। फंडिंग एक मेहता फैमिली, प्राइवेट फैमिली से आ रही है। जैसे इसके अंदर में आईएससी के अंदर में कोडक करके है। बिल्कुल सर, ऐसी। हाँ, अभी उसका आज फॉर्म निकला है, कोडक हाँ। करके मैंने देखा उसका भी है। तो बच्चों आपको सब में आ गया होगा डीए के लिए भी, और भी कुछ डाउट होगा इन फर्दर तो आप फिर बाद में। सर सरकार ने एक डाउट पूछा है हाँ। कि भैया, जैसे मुझे सपोज राउंड 7 या 6-7 में बीएचयू मिला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वी कांट ऑब्वियसली फ्लोट, बट अगर मुझे 8 या 9 राउंड में गुवाहाटी मिल गया, देन क्या प्रोसेस होगा? हम्म। कि अगर जब तुम 6 या 7 राउंड में तुम बीएचयू ले लोगे, टीसीएम, सॉरी, वो कोप पोर्टल से बाहर हो कोप पोर्टल से बाहर हो जाओगे, जैसे ही तुमने 6 या 7 राउंड में से एक सीट एक्सेप्ट कर ली, तुम बाहर हो जाओगे, तुम 8 या 9 राउंड तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सही बात है। अगर तुम्हें लगता है कि 8 राउंड तक गुवाहाटी मिलेगा या मिल सकता है, तो तुम 6 और 7 राउंड में तुम्हें बीएचयू की सीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी। वो एक रिस्क हमेशा से ही रहता है। हम्म। ठीक है, तो ये तो हो गया, चलो तुमने आप बता दिया कि आप लोग डीए के लिए। ये जो डीए का कोर्स है, क्या हर आईटीज के अंदर में है कि कुछ ही आईटीज के अंदर में है? नहीं सर, कुछ आईआईटीज में कम ओके। है। ओके। एग्जैक्टली सीट मैट्रिक्स तो मुझे आइडिया नहीं है अभी। हाँ, और एक सीट मेजर और होती है कि अपना सेल्फ स्पॉन्सरशिप सीट, ये भी है कुछ कुछ आईटीज के बारे में थोड़ा सा बताओ। बहुत सारे आईआईटीज, इंक्लूडिंग कुछ 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 एनआईटीज भी, जैसे आईआईटी पटना से स्पॉन्सर्ड कराता है, एनआईटी सूरत की कराता है, गुवाहाटी में नहीं है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, आईआईटी हैदराबाद में है, शायद तक तिरुपति में है, या फिर उनमें से वहां के किसी साउथ की किसी एक आईआईटी में, सूरत कल आई में। गेस मद्रास में भी है सेल्फ स्पॉन्सर्ड। डाउट है, बट शायद है वहां पे भी, स्टिल जहाँ पे भी है, जहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट अगर मिले तुमको, सेल्फ स्पॉन्सर्ड का क्लॉज ये रहता है, फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी, रेगुलर एमटेक से फीस ज्यादा रहेगी, एंड तुम्हें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाइपेंड है वो नहीं मिलेगा। पर एट द एंड जब तुम एडमिशन ले लिए, सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट के थ्रू अगर एडमिशन ले लिए, तो तुम एग्जैक्टली एमटेक वालों के साथ ही बैठोगे, उन्हीं के साथ ही कोर्सेज करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारी सारी चीजें एमटेक वालों के साथ ही रहेंगी। बस जो तुम्हारा एडमिशन प्रोसीजर है एंट्री लेने का, वो थोड़ा सा अलग रहेगा, एंड स्टाइपेंड के इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अंदर की सारी चीजें सब सेम रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बच्चे गए भी हैं बच्चों, आईआईटी हाँ, हैदराबाद में गए भी हैं, गए, डेफिनेटली। आईआईटी सूरत कल के अंदर में गए, एनआईटी पटना में गए, और प्लेसमेंट उनका भी बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, आप उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप फाइंड आउट करिए कहाँ कहाँ पे स्पॉन्सरशिप है, और वहाँ वहाँ पर भी फॉर्म बिल्कुल भरिए, जाइए मत जाइए वो अलग की बात है, और लेकिन फॉर्म जरूर डाल के रखिए जिससे ऑप्शन आपके पास में रहे। ठीक है, एक तो। अच्छा सर, मैं एक चीज और बताना चाह रहा था जी जी सेल्फ जी। स्पॉन्सर्ड में,
कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड मतलब ये नहीं होता कि कोई भी उठ के जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ स्पॉन्सर्ड बहुत सारे कॉलेजेस में उन्होंने वो क्राइटेरिया रखते हैं कि अबव 600 गेट स्कोर होना चाहिए, या तो अगर किसी ने गेट नहीं दिया या तो कॉलेज का जो सीपीआई है वो 8.5 या 8 के अबव होना चाहिए। ऐसे कॉलेजेस क्लॉज रखते हैं कि अगर गेट स्कोर वहां पे मैटर करता है, जैसे कुछ कुछ जगह पे है, जैसे शायद हैदराबाद में है ये क्लॉज। हैदराबाद में लास्ट ईयर बहुत चला। हाँ, 600 एटलीस्ट उनको फॉर्म भरने के लिए 600 गेट स्कोर चाहिए। एंड या फिर कॉलेज का सीपीआई 8.5 के अबव है तो, भले अगर गेट स्कोर कम है पर सीपीआई अगर 8.5 के अबव है तो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट के लिए एलिजिबल है। अब सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट ऐसा होता है कि जहां पे भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट है वो लोग अपने कॉलेज में ऑफलाइन वहां जाके एक रिटन एग्जाम लेते हैं। तो तुम्हें जो भी अप्लाई करेगा वहां जाके कोई हो सकता है वारंगल, हो सकता है त्रिची, सूरतकल, पटना, कहाँ जहाँ पे भी जाओगे वहां पे रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। प्लस अब डिपेंड करता है इंटरव्यू, कोई आईआईटी लेगा या कोई आईआईटी नहीं लेगा, वो टोटली आईआईटी के करिकुलम पे डिपेंड करता है, उनके डिसीजन पे। ओके। तो आपसे तुम जिसमें गए थे आईआईटी मंडी, मुझे याद आ रहा है, वो किस यस सर। लिए? हाँ सर, वो हम लोग गए थे एमटेक एमटेक रिसर्च रिसर्च, के लिए। एमटेक रिसर्च के लिए। उसका क्या अलग से रहता है क्या उसके लिए? हाँ सर, सारी प्रोसीजर उनका अलग से रहता है, वो भी मैं अभी बताता हूँ। जैसे ये तो हो गया प्योर एमटेक, दो हाँ। साल का। एमटेक टीए बोलते हैं इसको, एमटेक टीचिंग असिस्टेंटशिप, ओके। एमटेक टीए। दूसरा प्रोग्राम होता है एमटेक आरए, मतलब रिसर्च असिस्टेंटशिप। या फिर वो इसी को किसी किसी इंस्टीट्यूट में एमएस एमएस बोलते एमएस बोलते हैं, कोई कोई एमएसआर बोलते हैं, हैं, मतलब मास्टर बाय साइंस मास्टर बाय रिसर्च, रिसर्च। ऐसा। अलग अलग नाम है और इनके। ऑलमोस्ट चीजें सेम ही हैं, सारी अपॉर्चुनिटी सारी चीजें सेम ही। अब इसके लिए भी सारे आईआईटीज में अलग अलग फॉर्म निकलेगा, अलॉन्ग विद, जैसे एमटेक का फॉर्म भरे और साथ में एमटेक रिसर्च का भी फॉर्म साइड में ही रहेगा, वो भी ओपन करके सब भरना। अब एमटेक रिसर्च का जो ठीक है, अब अगर फॉर्म भर दिया, बहुत चांसेस है कि तुम्हें इंटरव्यू के कॉल आ लिए कॉल जाएगा। आ जाएगा, बहुत बहुत चांसेस है कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एमटेक रिसर्च जो होता है वो इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, अलॉन्ग विद गेट स्कोर इंटरव्यू वहाँ वो लोग लेते हैं। तो जिनका भी गेट स्कोर किसी किसी चांस से थोड़ा कम रह गया, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रह गया है, अगर इनको कुछ भी अगर थोड़ा सा 450 डाउट है, अबव है तो आप अप्लाई कर सकते बिल्कुल 450 के अबव जितने भी लोग हैं एमटेक रिसर्च में बिल्कुल अप्लाई करना, डरना मत कि अरे जाके मुझे इंटरव्यू देना है, ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेले कैसे जाऊंगा ये वो सिटीज में। हमने बहुत किया, लिटरली हमने हैं। बहुत हमारा किया। तो ऐसा हुआ था सर कि मैं डाला हुआ था तो मंडी में मेरा भी नाम आया। तो मंडी से 2 दिन के बाद फिर मेरा आईआईटी बीएचयू में इंटरव्यू था। तो दौड़ना भागना बहुत पड़ा था। उसके बाद फिर 2 दिन बाद मुझे याद है तिरुपति का इंटरव्यू था। ये सारे एमटेक रिसर्च के लिए है, 3 साल का एमटेक रिसर्च होता है। अराउंड 13,400 शायद स्टाइपेंड मिलता है। इसमें कंपलसरी होता है कि एट द एंड ऑफ एमटेक एक रिसर्च पेपर या एक या दो, बेस्ड अपॉन जो भी गाइड रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, एक रिसर्च पेपर थीसिस सबमिट करना पड़ता है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है। ये एक क्लॉज है, तो जो लोग रिसर्च के लिए थोड़ा जाना चाहते हैं वो बिल्कुल एमटेक रिसर्च में उन्हें जिन्हें जाना चाहिए। इसमें ये सर अपॉर्चुनिटी सेम रहती है। हम्म। अगर आप आईआईटी के अंदर आ जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। जो कोर ब्रांचेस में जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ओके। ये सबसे अच्छा चीज है। तो आर ए ये 3 साल के लिए रहता है ना? अरे देखा आरए है, वेरी करता है सर, 2.5 से 3 साल का। ऐसे। ओके ओके, एक ऐसा नहीं क्वेश्चन है है। कि 3 साल में भी हो ही जाएगा। कभी कभी सुपरवाइजर, अगर सुपरवाइजर को काम पसंद नहीं आता है तो वो खींच सकता है, और काम अच्छा है तो वो 2 साल में भी ग्रेजुएट कर सकता है। ओके ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है प्रियांशु ने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेहता ग्रुप सीट एंड नॉर्मल सीट एलोकेटेड? मेहता ग्रुप सीट एलोकेट जो होगा ये एमटेक डीए से होगा। और अगेन अगर सीओईपी पोर्टल के थ्रू काउंसलिंग हो रहा है तो मेहता स्कूल का सीट वहां पे डिस्प्ले होगा। अच्छा। सेकंड, अगर सीओईपी पोर्टल के थ्रू अगर नहीं हो रहा है, लाइक मैंने मेहता स्कूल में अप्लाई नहीं किया था, अ, अगर क्योंकि डीए में मेरा उतना स्कोर था नहीं ताकि मैं मेहता स्कूल में अप्लाई करूँ, क्वालिफाइड था बट नॉट कि अप्लाई करके हो जाएगा। सो मैंने एमटेक रिसर्च के लिए मोस्टली मैंने और पंकज भैया ने फोकस किया था। अ, तो या तो फिर मेहता स्कूल के पोर्टल में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, रेगुलरली मेल चेक करते रहना या रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना, रिजल्ट दिख जाएगा। ओके। डिफरेंस जो क्लासेस हैं वो, क्योंकि अब एमटेक आर ए सॉरी एमटेक बीए के थ्रू जाओगे मेहता स्कूल में तो उन सबकी क्लासेस, उन सबके कोर्सेज अलग होते हैं नॉर्मल एमटेक के थ्रू। मतलब जो कोई एमटेक सीएससी कर रहा है तो उनके कोर्सेज अलग हैं, कोई एमटेक इन ईआईएमएल कर रहा है उनके कोर्सेज अलग हैं।
फिर इस पे एक एड ऑन मैं और करना चाहूंगा। जैसे आईआईटी कानपुर या खड़गपुर, मैं श्योर नहीं हूँ, या तो दोनों ही, यहाँ ऐसा होता है कि जिनका गेट स्कोर लो है और जो जस्ट बीटेक पास हुए हैं और जिनको ड्रॉप नहीं लेना, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि प्रोजेक्ट बेस्ड एडमिशन। वहाँ ये होता है कि सारे प्रोफेसर या सारे डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलते होते हैं, तो आप एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद होता ही है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो डिपार्टमेंट में इंटरनली एग्जाम होता है, उसके बाद वो लोग आपको एमटेक एमएस की डिग्री ऑफर कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा उससे। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सर। ओके ओके, मतलब हमें ये। इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन एंड में मैंने थोड़ा सर्च किया तो पता चला था ये। ओके। अच्छा, ये पीएचडी का कैसे क्या रहता है, क्या यहाँ पर अप्लाई करना है और यहाँ कैसे पहुंचना है? तो सर पीएचडी के लिए सबसे पहला चीज तो ये है कि आप मन बनाओ कि अगर आपके घर में कोई इशू नहीं है, आपको घर वाले अलाउ कर रहे हैं कि हाँ आप लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो, आपको इमीडिएट सपोर्ट नहीं करना है फैमिली को, और आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट है कि मुझे इमीडिएट प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम करना है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तब वो चीज आपकी पीएचडी है। पीएचडी के लिए आप फॉर्म भरे। पीएचडी का एडमिशन जैसे हमने बताया कि एमएस का जैसे होता है, सेम वैसा ही एडमिशन है। सब सारे इंस्टीट्यूट में वन बाय वन उसके लिए एप्लीकेशन आते हैं, आपको अप्लाई करना है। उसका क्राइटेरिया ये रहता है कि कहीं कहीं कोई थ्रेशोल्ड होता है कि इतने स्कोर से ऊपर का लेंगे, कहीं कहीं ये रहता है कि जो गेट क्वालिफाई हो गए हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, एट द एंड उनको इंटरव्यू बेस्ड ही एडमिशन लेना होता है। तो ये हर कॉलेज के लिए मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर सीट है पीएचडी के लिए, जी और फिर उसके हिसाब से आपको भी अप्लाई करना है। बिल्कुल। आप लोग कैसे या अप्लाई किए थे? हाँ सर, इसके लिए हमने एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वो हम शेयर करते हैं। ये स्पेसिफिक आईआईटी गुवाहाटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे सबका। अभी भी क्वेश्चन आया हुआ है रंजन का, तो वो भी हम देखते ठीक हैं। है। सर ये शायद शेयर हो रहा है क्या? विजिबल है सर? हाँ, हो गया हो गया। हम्म। हाँ सर, विजिबल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विजिबल। हाँ, तो जैसे पीएचडी में कुछ आईआईटीज होती हैं जो अलोंग विथ पीएचडी वो डुअल डिग्री ऑफर करती है। डुअल डिग्री मतलब एमटेक के साथ साथ पीएचडी। अब अगर किसी को पीएचडी करना है, ये एक आईआईटी गुवाहाटी का फोटो है एंड दिस इज आईआईटी गुवाहाटी। पीएचडी बिल्कुल स्कैरी नहीं है, वो एक इट्स अ ब्यूटीफुल हेल्प। अगर तुम लोग ब्यूटीफुल पे फोकस करोगे अपने 5 साल, तो पीएचडी इज ब्यूटीफुल। अगर सिर्फ यहाँ आके पीएचडी इज हेल्प पे फोकस करोगे, तो पीएचडी विल बी हेल्प फॉर यू। सिंपल। जैसा सोचोगे वैसा जैसा पीएचडी सोचोगे निकलेगा, वैसा ऐसा नहीं। पीएचडी निकलेगा। हमने तो अब तक 1 साल के एक्सपीरियंस में हमने यही सीखा है टोटली। पीएचडी कुछ लोग करते हैं कि अरे मैं 5 साल कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं रिसर्च के लिए नहीं बना हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अगर मैं बोलूंगा, अपने दरवाजे अपने हाथ से मत बंद करो। दूसरा चीज ये कि अगर कोई पीएचडी करने का सोच रहा है केवल स्टाइपन को देखते हुए, यहाँ स्टाइपन भी बढ़ जाता है, मैं ऐड करना चाहूंगा इसको, हाँ, कि जैसे एमटेक में हमें 12,400 रुपये मिलते हैं, तो पीएचडी में वही 37,000 के अराउंड हो जाता है। पीएचडी अपने में एक सेल्फ सफिशिएंट है, रहता है। अच्छा, कुछ लोग रहता है कि अब मैं एमटेक कर लेता हूँ 2 साल, फिर पीएचडी चालू होगा तो मैं एमटेक मैं कोर्स छोड़ दूंगा तो मेरा एमटेक तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं रहता। ऐसा नहीं है। पीएचडी करोगे तभी निकल पाओगे, नहीं तो एमटेक की डिग्री वैलिड नहीं होगी। ऑल ऑल्दो एमटेक क्वालिफाइड हो जाओगे, बट एट द एंड ऑफ पीएचडी, जब पीएचडी की डिग्री लेने जाओगे, तब एमटेक की डिग्री प्लस पीएचडी की डिग्री दोनों साथ में देंगे एट द एंड ऑफ 4th ईयर 5th ईयर। कुछ लोग का रहता है कि पीएचडी, अच्छा पीएचडी तो 5 साल लगेगा। देयर इज नो फिक्स्ड ईयर टेन्योर की पीएचडी कितने साल का होगा। पीएचडी हो सकता है जल्दी करोगे तो 3.5 4 में भी हो जाए, एक्सटेंड होगा 6 7 भी हो जाए। ऑन एन एवरेज बोलते हैं 5 साल। 5 साल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो स्टाइपेंड है वो 5 साल तक रहती है। स्टार्टिंग के 2 साल 37,000 करके मिलते हैं, फिर बाकी के 3 साल, 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर 42,000। 42,000 करके मिलता है। अच्छा, पीएचडी किन के लिए बना है? बात ये, अगर कोई इंटरेस्टेड है या कोई इंटरेस्टेड नहीं भी है, तो अगर पीएचडी में तुम एक जगह बैठ के किसी एक चीज पे फोकस कर सकते हो, भले ही वो 12 घंटे रहे या वो 2 दिन रहे या वो 4 दिन रहे, अगर तुम्हारा सेम आउटपुट आ रहा है और तुम अगर
बैठ के कुछ ना कुछ तरीके से सोच सकते हो, पीएचडी तुम्हारे लिए। पर अगर ये है कि नहीं, बस सिर्फ मुझे आईआईटी में अंदर आना है, मुझे आईआईटी के अंदर घुसना है, पीएचडी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ के, अगेन, पीएचडी विल बी हेल्प। अगर तुम पीएचडी को एक्सेप्ट कर लोगे, यू एक्सेप्ट द हेल, हेल विल एक्सेप्ट यू। तो बाकी फिर शायद एडमिशन। हाँ, तो अब सर आईआईटी गुवाहाटी के बारे में थोड़ा बताते एडमिशंस हैं। का बात करते हैं, फिर एडमिशन। क्वेश्चन लेके हम बाकी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ एडमिशन प्रोसीजर ऐसा होता है सर कि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पोर्टल पे जाके आपको एप्लीकेशन डालना है, वहाँ पे डुअल डिग्री का आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो जैसे अभिषेक ने बताया कि डुअल डिग्री जो है वो एड ऑन है पीएचडी करते करते। पीएचडी में हमको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करने पे डुअल का प्रोग्राम वो लोग दे देते हैं हमें। ये है एक्चुअली कोर्स, मतलब कि कैसे डुअल होता है। जो लोग बोलते हैं 2 साल का एमटेक और फिर पीजी वर्क शुरू होगा, ऐसा एक है, कैसे क्लॉज है, मैं वो बताता हूँ। तो डुअल डिग्री और पीजी डायरेक्ट कंपैरिजन कीजिए, एग्जैक्ट। डुअल डिग्री में हमें 72 क्रेडिट के कोर्सेज करने पड़ते हैं। दैट मीन्स जो हम एमटेक के साथ बैठ के करते हैं, कुछ कोर्सेज शेयर्ड होते हैं, कुछ कोर्सेज अलग होते हैं। 72 क्रेडिट कोर्स मतलब बेसिकली 13 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट प्लस एक हम लोगों का प्रोजेक्ट होता है। अ, वो तो टोटल उसके 72 क्रेडिट्स होते हैं, 6 क्रेडिट ईच। अगर वही जगह पे कोई डायरेक्ट पीएचडी के अंदर आ रहा है, बीटेक से डायरेक्ट पीएचडी आ रहा है, जो जहां से भी, अगर उसको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उसको सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और अगर कोई मास्टर्स कर चुका है, वो पीएचडी में आ रहा है, तो उसको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 24 क्रेडिट, 6 क्रेडिट ईच कोर्स। अच्छा, अब डुअल डिग्री में ये कंप्लीट करने के लिए 3 सेमेस्टर लगेंगे ही लगेंगे, ये कंपलसरी है। कि कुछ कोर्सेज फिक्स होते हैं, कुछ कोर्सेज इलेक्टिव्स इलेक्टिव होते बेस हैं। होते हैं। पर जो टोटल पीएचडी प्रोग्राम है, सिर्फ विदाउट डुअल, सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम है, उसमें सारे इलेक्टिव ही रहते हैं कि तुम अपने चॉइस के 6 सब्जेक्ट या अपने चॉइस के 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली नॉर्मल पीएचडी को, अगर 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 बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है, तो तुम 6 सब्जेक्ट एक साथ ले लिए, एक सेमेस्टर में खत्म हो गया। अगर थोड़ा सा, या फिर 4 सब्जेक्ट एक साथ ले लिए, कंप्लीट हो गया, ऑल गुड। पर अगर तुम इसको, अगर नहीं हो पा रहा है, सो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी तुम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि अभी 2 सब्जेक्ट या अभी 3 सब्जेक्ट ले लिए, एक सब्जेक्ट बाद में कर लेते हैं, या 3 सब्जेक्ट बाद में कर लेते हैं। तो जनरली 1 या 2 सेमेस्टर एक साल में नॉर्मल पीएचडी होता है। नॉर्मल प्योर पीएचडी प्रोग्राम के लिए मैक्स 1 ईयर का वो लोग टाइम देते हैं कि हाँ। आपको 36 क्रेडिट अर्न करने हैं। हम्म। डुअल में 2 डिग्री मिलेगी। एक्चुअली कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि 2 डिग्री मिलेगी या 1 डिग्री मिलेगी। मैं ये डिफरेंस बताता हूँ। अगर क्योंकि ये डुअल डिग्री है, दैट मीन्स 2 ठोक एक्चुअली डिग्री मिलेगी। दूसरा जो होता है इंटीग्रेटेड डिग्री, इंटीग्रेटेड में एक ही डिग्री रहती है जिसमें लिखा रहता है एमटेक एंड पीएचडी, बट डुअल डिग्री में 2 अलग अलग सेपरेट डिग्रीज मिलती हैं। कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ पीएचडी कंप्लीशन, ऑब्वियसली। बीच में ड्रॉप करके जाने का कोई सीन नहीं होता कि एमटेक कर लो फिर मैं कर लूंगा। एटलीस्ट हमारे यहाँ तो नहीं है। एटलीस्ट हमारे यहाँ तो नहीं है, कम से कम ये मान सोचना। सेकेंड, मैं ये बता रहा था कि आप जिस भी पीएचडी में अगर, अच्छा, मैं पहले एडमिशन प्रोसीजर प्रिपेयर करता हूँ, फिर मैं हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, कैसे चल रहा है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल डायरेक्ट बीटेक से कोई अगर पीएचडी आ रहा है या बीटेक से डुअल डिग्री आ रहा है, बिल्कुल वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद बीटेक का था, मैं डायरेक्टली पीएचडी में आया हूँ। अदर डिग्रीज भी, एमसीए, एमएससी, इन सारी डिग्रीज भी एक्सेप्ट करती हैं विद वैलिड ऑलरेडी गेट सीएस के थ्रू। इंटरडिसिप्लिनरी लाइक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, ये डिपार्टमेंट के लोग भी जो बीटेक कर रहे हैं इनमें, इन डिपार्टमेंट्स में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है गेट सीएस के साथ साथ, क्योंकि अगर कोई लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एआई एमएल, और उनका अगर गेट, तो उनके लिए गेट डीए स्कोर भी वैलिड है, वो भी है। पर उनका थोड़ा कंसिडर हो जाता है कि हाँ, तुमको पीएचडी इन सम एआईएमएल फील्ड रिलेटेड में ही करना है। एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग सेफ साइड की सारी जगह से कॉल आ जाए, अगर 450 प्लस है, इवन 400 भी अगर गेट स्कोर है, बिल्कुल डालो। एमटेक रिसर्च में भी डालो, तो पीएचडी बोलते में भी हैं डालो। सर जो पास हो गए हैं, जो क्वालिफाई कर गए हैं, वो भी अप्लाई करें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। हम्म। अच्छा, एक कुछ लोग ये भी रहते हैं कि मैं पहले भर देता हूँ, आगे देख लेंगे, कैसे जो भी होगा। मैं ये बोल रहूंगा, पीएचडी को कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे अच्छा हो गया, एस्केप रूट मिल गया, इसके इजी रूट मिल गया आईआईटी में जाने का। बिल्कुल भी नहीं है। जब ये, हाँ, हो सकता है सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास, सेकंड बैक ऑफ द माइंड ये थॉट रहे, पर इस थॉट को बैक ऑफ द माइंड में ही रहने देना कि मैं बस आईआईटी पहुंच गया। पीएचडी बैकअप चॉइस नहीं हो सकता।
पीएचडी शुड नॉट बी योर बैकअप चॉइस, नेवर। इट शुड बी योर फॉरवर्ड चॉइस कि तुम्हें पीएचडी कर, तुम फॉर्म भरते रहोगे ये सोच के कि यार चलो कहीं नहीं हो रहा है तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। पर जब तुम फॉर्म भर लिए और अगर तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग हो गई, तुम्हें इंटरव्यू देने आ गए, तो ये बिल्कुल मन बना के रखना, तुम्हें पीएचडी करना है। और तुम्हें ये नहीं करना है कि क्योंकि एमटेक नहीं मिला तो मैं पीएचडी करने आ रहा हूँ। ये थॉट बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ नहीं कर पाओगे फिर सर्वाइव, मुश्किल होगा काफी ज्यादा। ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी में जो होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, देन इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू तो होगा ही होगा। रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या आईआईटीज, ऑल अक्रॉस आईआईटीज रिटन टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इंटरव्यू जरूर होगा। दोनों मोड में हो सकता है, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, अगेन इंटर नहीं, हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूट। हमारे यहाँ ऑफलाइन होता है, बट अदर आईआईटीज में डिपेंड करता है कि वो कैसे इंटरव्यू या रिटन टेस्ट लेना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए भी अगेन हाँ, अप्लाई थ्रू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट ऑब्वियसली, जैसे हम टेक रिसर्च के लिए इनके लिए करेंगे। कोई कॉमन पोर्टल नहीं है, कोई सारे कॉमन पोर्टल नहीं। सारे इंस्टीट्यूट का सेपरेट फॉर्म आता है इसके लिए। हाँ, सेम जैसे पीएचडी के जितने ये सारी चीजें चल रही है, सेम एमटेक रिसर्च के लिए भी एट दी एंड सारे कॉमन, कोई कॉमन पोर्टल नहीं है। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हर वेबसाइट में जा जाके, हर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ेगा कि मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ हूँ कि नहीं। बट जो एमटेक टीए है जो 2 साल का है, उसके लिए ही सिर्फ कॉमन पोर्टल है, बाकियों के लिए कोई कॉमन पोर्टल नहीं है। वो ऑफर रिलीज करते हैं कि रिजल्ट अनाउंस, तो जाके चेक कर लो। जस्ट हम लोग ये बता दें कि लाइक गुवाहाटी में कौन से डोमेन है पीएचडी करने के लिए। पीएचडी में एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको पूछेगा कि आप इंटरेस्टेड किस फील्ड में हो। तो ये आईआईटी गुवाहाटी के कुछ ग्रुप्स हैं, रिसर्च ग्रुप्स। बेसिकली क्या होता है कि आपको पीएचडी में किसी एक रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करना होता है। उस रिसर्च ग्रुप में बहुत सारे प्रोफेसर काम कर रहे हैं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बट वो एक ग्रुप होता है, जैसे नेटवर्क का एक ग्रुप हो गया, आर्किटेक्चर का एक ग्रुप हो गया। आर्किटेक्चर में डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई पाइपलाइन पे काम कर रहा है, कोई एड्रेसिंग पे काम कर रहा है, कोई मेमोरी पे काम कर रहा है, वैसे ही तो इन सबको एक ग्रुप में बांट दिया गया है। तो आपका पहले होता है कि आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है पीएचडी ज्वाइन करने के लिए, कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। कि आपको एआई रिलेटेड काम अच्छा लगता है, आपको आर्किटेक्चर रिलेटेड काम अच्छा लगता है, कि आपको नेटवर्किंग अच्छा लगता है। थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, इसके लिए लोग बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि थ्योरी में क्या होता है। टीसीएस वहां पे जनरली लिख के आता है। अब इतने पूरे डिस्क्रिप्शन में थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस लिख के नहीं आता। जब भी फॉर्म भरोगे या प्रेफरेंस भरोगे, वो लोग सब लिख देते हैं टीसीएस। लाइक हमें भी नहीं पता था, हमें भी यहाँ के ही पता चला, एटलीस्ट मी। थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस मींस अगर आपको पीएचडी करनी है तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है इन ग्राफ थ्योरी, एल्गोरिदम्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स लॉजिक, रिलेटेड, गेम लॉजिकल थ्योरी। रिलेटेड, गेम थ्योरी, ये सारे डोमेन में दैट इज टीसीएस। ये एमटेक रिसर्च में भी टीसीएस का ऑप्शन ऐसे ही टीसीएस लिखा हुआ ही मिलेगा। तो अगर जस्ट इन केस किसी को ना पता हो, टीसीएस एल्गोरिथम रिलेटेड। सेकंड, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मोस्ट वाइडली, मोस्ट, मैं बोलूंगा नीश एरिया, बट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, बट मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, मोस्ट डिफिकल्ट एरिया में से। बिकॉज इसमें पेपर जल्दी नहीं आते हैं इस फील्ड में। आर्किटेक्चर में लगता है टाइम, कुछ नया कुछ बनाने के लिए उसमें टाइम लगता है। थर्ड, एक मैन मशीन इंटरफेस है, वो भी यहाँ पे है। फोर्थ, जैसे AIML रिलेटेड जितने भी डोमेन्स है वो भी यहाँ पे है। नेटवर्क सिक्योरिटी, जो भी CAN, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सारी चीज, वो सारी कवर। अच्छा, जिनको भी ये रिसर्च डोमेन से रिलेटेड डाउट है, आप डाउट अपना नोट करके रखिए, हम क्वेश्चंस लेंगे कि अगर इस फील्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी को और एक्सप्लेनेशन की नीड है तो। नोट करके, या फिर हो सके चैट बॉक्स में अभी से ड्रॉप करके कर दो, हम फिर क्वेश्चंस लेते हैं। नहीं तो पर्सनली भी कनेक्ट हो जाएंगे वो लोग। जी सर, बिल्कुल, तो ऑप्शन रहेगी। अच्छा, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। पीएचडी करने के फायदे क्या है अगर फायदा आप बहुत पीएचडी मिलता है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतना टाइम दे रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट क्या दे रहा है उसके बदले में। तो इंस्टीट्यूट 37,000 देता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमें डायरेक्टली, कि हम गेट क्वालिफाइड है तो हमें 37,000 मिलता है, राइट। कुछ लोग आते हैं, हम ये गुवाहाटी में नहीं है, पर कुछ कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस नेट से भी एडमिशन लेते हैं, तो उनका स्टाइपेंड अलग होता है। और वो यूजीसी देखता है उनका स्टाइपेंड। उनका स्टाइपेंड थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है, पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें गेट क्वालिफाइड करने के लिए देती है, तो ये फिक्स तारीख पे, फिक्स डेट पे आ जाता है। ठीक है। बेनिफिट्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड नेटवर्किंग। कॉन्फ्रेंसेज नेशनल, इंटरनेशनल,
बिल्कुल जाने मिलता है। हो सकता है इंस्टीट्यूट के खर्चे पे, हो सकता है कभी कभी खुद के खर्चे पे, पर मोस्टली इंस्टीट्यूट के खर्चे पे हो सकता है। तुम बस फॉर्म भरो, तुम किसी दूसरी सिटी में, अरे अगले 2 महीने में मुझे कहीं घूमने जाना है, चलो कॉन्फ्रेंस करके आ जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर रिप्रेजेंट करना है, आप एज अ फेलो ज्वाइन कर तो ले सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं। अब वहाँ पे उसको बोलते हैं फेलोशिप, स्टूडेंट स्टूडेंट फेलो। स्टूडेंट फेलो, या उसको उसका नाम ही है फेलोशिप। कि कोई अगर एज अ फेलो आना चाह रहे हैं सीखने के पर्सपेक्टिव से, तो उनका रहना खाना वो सारी चीजें वो लोग सारे देख लेते हैं, बस ट्रैवल का खुद करना होता है। अच्छा, अब बहुत लोग पूछते हैं भाई पीजी के बाद आपको या तुम्हें लेक्चरर ही तो ऑप्शन मिलता है, बहुत लेक्चर से बनना हमारे है क्या? डाउन में वही है कि आप एज अ लेक्चरर एज अ प्रोफेसर ही ज्वाइन कर सकते हैं, बट बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पीएचडी के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जितनी अपॉर्चुनिटीज आप एमटेक के लिए देखते हैं उससे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको पीएचडी की मिलती है। जैसे यहाँ का ही हम एग्जाम्पल ले, इसको लालच में नहीं लेना है, बट जैसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आती है, तो अभी तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा है कि 1.5 लाख पर मंथ से नीचे का स्टाइपन का हमको ऑफर आया हो। बट वही है कि उसके लिए उतना मेहनत भी मांगती है कंपनियां। और इसमें पर्क ये भी है कि जब जब भी प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ भी चीज आएगा, एज अ पीजी कैंडिडेट, पीजी वाले जितने भी होते हैं जो प्लेसमेंट में अपियर होते हैं, उनका कोई वही कोई ऑनलाइन असेसमेंट नहीं ऑनलाइन होता। नहीं होता। जो रिटन टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट होता है, कोडिंग राउंड, ये उनका नहीं होता। उनका डायरेक्टली रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, डायरेक्टली इंटरव्यू रहता है। अब इंटरव्यू में वो कोड करा सकते हैं, वो इंटरव्यू में बातचीत करेंगे, जो भी करेंगे, वो एक दूसरी बात है। पर एक जो मेजोरिटी ऑफ द पूल है, इनमें से तुम ऑलरेडी छट गए, क्योंकि सीधे सीधे रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बेस पे होता है, ओए नहीं होता। एमटेक में, बीटेक में ओए होते हैं। फ्यूचर अगेन, तीन फ्यूचर सीधे सीधी आप पीएचडी के बाद दे सकते हो। बहुत अच्छा प्लेसमेंट डेफिनेटली होता है कंपनीज के आर एन डी में, एंड आई थिंक सो यू एवरीबडी नोज दैट आर एन डी में कितना पैसा है। अगर कोई कंपनी आपको आर एन डी करने के लिए पैसे दे रही है, वो हाईएस्ट आई पे जॉब देती है, वो 87 लाख। अभी रिसेंटली एक ए आई एम एल के डोमेन, हमारा लैब है, वहाँ के एक सीनियर है, शायद उनका 5th ईयर था या फिर 5.5 ईयर था, वो सैमसंग लैब्स में गए हैं, एंड उनका 87 लाख का उनका पैकेज है। ऐसे सबका हो जाता है। सेकंड, हमेशा एक ऑप्शन रहता है पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए। यहाँ के प्रोफेसर एनकरेज करते हैं पोस्ट डॉक्टरेट करो, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर चाहते हैं जो लोग पीएचडी कर रहे हैं वो और ज्यादा उस फील्ड में स्पेशलाइज हो, ना कि बस पीएचडी करके कैसे भी करके तुम निकल जाओ। यहाँ के प्रोफेसर सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं जो भी उनके अंडर पीएचडी करके निकलता है। थर्ड ऑप्शन की चलो किस्मत भी बहुत ही ज्यादा खराब है, प्लेसमेंट में इशू हो रहा है, पोस्ट डॉक करने भी मुझे और आगे जाके पढ़ाई नहीं करनी, बट कुछ अभी चाहिए करने को, there is always been an option of always being in as a lecturer in very good amount, which gives very good amount of money, nearly 1.5 lakh plus HRA, that's different thing, but in hand 1.5 lakh आराम से आ जाता है। थापर इंस्टीट्यूट का आता है, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स बहुत का, अच्छे इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग से। आईआईटीज एंड एनआईटीज। इनके कुछ अलग क्लॉज हैं, बट यहाँ भी आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हमारे आईगेट से निकले हैं अच्युत अच्युत भैया, अब वो उन्होंने भी बीटेक के बाद से डायरेक्ट पीएचडी किया था, अभी धारवाड़ में वो हैं। एज ए आईआईटी लेक्चर है, धारवाड़ में एज प्रोफेसर प्रोफेसर। सर्व कर रहे हैं। ये तीन ऑप्शन हमेशा खुले रहेंगे। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन है लेक्चरशिप का, इट्स नॉट द ओनली एंड द फर्स्ट ऑप्शन, इट्स ऑलवेज द थर्ड ऑप्शन की। बहुत से लोगों का प्रायोरिटी होता है, बट अगर आप आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए वो सबसे लोएस्ट ऑप्शन होता है कि आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन करें कोई कॉलेज। अब आई गेस क्वेश्चन लेना चाहिए अभी भी, बहुत आई डोंट थिंक सो अभी भी सबके माइंड में क्लियर हो गया हो कि यार करना है कि नहीं करना है। एट द एंड डिसीजन आप लोग का रहेगा, आपको पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। हम पर्क्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं, तो हमें नहीं पता कि अच्छा, पीएचडी के बाद लाइव डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है हाँ, यहाँ की यहाँ। तो जैसे हमारे बैच में हम 22 पीपल्स ज्वाइन किए हैं, 22 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सबका लगभग सही चल रहा है। कुछ लोगों को लेके कुछ के पास एक्स्ट्रा हैप्टिक वर्क्स है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइजर कैसा है, आपको कैसे काम कराना चाहता है। हम दोनों के सुपरवाइजर बहुत चिल हैं। उनका ऐसा है कि काम करते रहो, पहले कोर्स वर्क करो फिर काम देंगे। लेकिन अभिषेक का भी खुद काम चल ही रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसा है कि उनको बहुत ज्यादा काम करा लेते हैं कि
लगभग 18-18 घंटे लैब में रहना पड़ जाता है उनको, तो ऐसा भी चीज होता है। वो पूरा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है कि वो तुमसे कैसे काम एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे सर की पंकज भैया के जो सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मैम है, हिमांगी मैम, वो आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत बहुत बड़े नामी वाली हस्ती वाली मैम है। तो उन्होंने पंकज भैया को बोल के रखा है कि अभी सिर्फ कोर्स वर्क करो, जो डुअल डिग्री का कोर्स वर्क चल रहा है ऑलमोस्ट। तो एज सच रिसर्च पेपर या रिसर्च ओरिएंटेड से उनको कोई एज सच प्रेशर नहीं है। उन्हीं के जगह पे जो मेरे प्रोफेसर है, उन्होंने वही बोला है कि मैं अगर कोर्स वर्क में टाइम दूंगा तो पीएचडी अननेसेसरी लंबा डिले होगा। जाएगा, डिले होगा। तो मेरे प्रोफेसर जो है वो अलॉन्ग विद कोर्स की मुझे सीधा सीधी बोलिए कि तुम कोर्स वर्क तुम देख लो कि तुम्हें नंबर कैसे लाने हैं। मैं तुम्हें कुछ कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने दूंगा, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने दूंगा। तो जो तुम्हें बेसिकली पीएचडी का काम करना है, रिसर्च वर्क शुरू करना है। अच्छा, शुरू करना है मतलब तुम फर्स्ट डे पे ऑब्वियसली रिसर्च नहीं कर सकते हमेशा। अभी 1 साल 1.5 साल टूल्स और उसके आसपास का सराउंडिंग चीजें सीखने में टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल। अगर वो कोर्स वर्क के साथ पैरेलली कर ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो जो आगे का जो 1.5 साल है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। पर अगर कोर्स वर्क की बात कर रहे हो तो वो तुम्हारा उतना सा 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा बिल्कुल लगेगा यहाँ वो पे सीखने के देखिए लिए। एक चीज अच्छा है सर कि आईआईटी में जो कोर्स वर्क है उसको हम कभी भी किसी एक बुक से या किसी एक लेक्चर, यूट्यूब के वीडियो, इस सब चीजों से नहीं कर सकते। हमको एट द रिसर्च पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, वो मजबूरी हो जाती है। तो एक चीज अच्छा है कि हमको कोर्स वर्क के साथ साथ ये आइडिया हो जाता है कि रिसर्च पेपर पढ़ना कैसे। रिसर्च पेपर हो गया, रेफरेंस बुक, जितने रेफरेंस बुक हम गेट में, सिद्धार्थ सर जो हमको पूरा सारे बुक्स का एक सम अप करके हमें जो क्लासेस में पढ़ाते हैं वही सारे बुक्स। हमारे कुछ कोर्स वर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें से कोर्स वर्क है, एल्गोरिदम्स था। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने नहीं देखा था। हमने नहीं देखा था फिर। आर्किटेक्चर में हमने नहीं पढ़ा था सर। हम 4 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन सो के गए हैं। चौथे दिन हमने सिलेबस देखा, शाम में सुबह पेपर था। ये क्या करना है अब देखो उठाओ। वो भी टोटली एट द एंड पाइपलाइन में सर पढ़ाते हैं रिस्क प्रोसेसर, रिस्क प्रोसेसर एंड रिस्क प्रोसेसर। अभी रिस्क प्रोसेसर बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो उसके बेस पे एक सिलेबस था। तो हमने वो देखा। अच्छा है, ड्रेसिंग फॉर्मेट बस इसका अलग होता है, इसका आर्किटेक्चर अलग होता है, दैट्स इट। बाकी जो मेन फंक्शनिंग है कि कैसे कैसे बिट्स टूटते हैं, बिट्स टूटेंगे भी, क्या लॉग क्या कैलकुलेशन, वो सब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने ऊपर आउट बस लेआउट चेंज कर दिया। चीज ये भी अच्छा रहा है सर कि आपने जो पढ़ाया है उसकी बेसिस पे हम यहाँ भी प्रोफेसर को चैलेंज कर लेते हैं कि सर ये गलत होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लास्ट में पहले तो मना करते हैं, फिर थोड़ा सोच के वो भी बोलते हैं कि हाँ तुम यहाँ करेक्ट थे, ये ऐसे नहीं हो सकता। आपके पढ़ाने का ये चीज है सर, तो आपने जितना कवर कर रखा है। बाकी कोर्सों में हेल्पफुल तो हो ही रहा है। अभी भी आई गेट के नोट्स अभी रखे हैं, अभी भी। अभी रखे हैं अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर हम लोग का डीबीएमएस है, तो हम बस चले डीबीएमएस, वो तो हो ही जाएगा। सुप्रीत सर तो पढ़ा के रखे हैं हमको, मैंने घर से कॉपी ला लिया है, एक दिन पहले कॉपी खोलेंगे, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे हो रहा है ना कि आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको बहुत शॉर्टकट में चाहिए, तो वो यूट्यूब भाग जाते शॉर्टकट हैं नहीं पढ़ने है। के लिए। तो मतलब इस इसलिए साल मुझसे जितने लोगों ने भी फोन करके पूछा है कि कैसे प्रिपेयर करना है, जितने लोगों ने ये पूछा है कि सर का वीडियो कब देखना है कब नहीं देखना, तो मैंने ये बोला कि अगर आप कुछ शॉर्ट देखना चाहते हो, अगर सर का आप वीडियो 2 बार कवर कर चुके हो, तब तो आप देखो, तब फिर आपको दूसरों का समझ में आ जाएगा सर अच्छा पढ़ा रहे हैं कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। एट द एंड आप सर के वीडियो पे ही आओगे। अदरवाइज अब आप दूसरों का वीडियो प्रीफर कर रहे हो, सर का आपको लेंदी लग रहा है, तो आपका गेट तो वहीं से नहीं होगा, आपके सही। रैंक नहीं आ रहा है वहीं तो से। मैक्सिमम देखो अभी जो रिजल्ट डाउन होने का रीजन यही हो जाता है ना कि ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने 2 साल का कोर्स लिया है और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट किया। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमको बैठ के पढ़ना है। ऑफलाइन आना बंद कर देते हैं, जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड है, हम बाद में पढ़ लेंगे। फिर बाद वाला कहानी वही रहता है, कल 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 ये कल। सबसे बेकार चीज है सर। क्योंकि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट, जैसे आई गेट का एलुमनाई ग्रुप है हमारा, तो अगर बच्चे गुजरात से अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो है ऑफलाइन में, तब तो वो आ रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन तो उनके पास भी है ऑनलाइन। अब यहाँ होता ये है कि आई गेट में 2 गली दूर जिनका जो रूम लेके रह रहे हैं वो वही बच्चे नहीं पहुंच नहीं आते। पाते हैं, उनको ऑनलाइन करना होता है। दिक्कत तो है। लेकिन अब क्या क्या कर सकते हैं, माहौल ऐसा है कि लोगों को सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। तो लेकिन वही है कि कुछ लोग क्या होता है पहले से लग के करते हैं और कुछ लोग बाद में धीरे धीरे सुधरते हैं। सुधरते सब है, लेकिन वही समय खराब हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चंस लेते हैं, हाँ, पीएचडी, एमटेक, रिसर्च एंड डुअल डिग्री में डिफरेंस। तो पीएचडी ऐसा है कि
डुअल डिग्री और पीएचडी में डिफरेंस बस क्रेडिट का है, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न करने हैं, देन आपका वो डुअल डिग्री, आपको एमटेक की डिग्री दे दी जाती है। एमटेक रिसर्च का ऐसा है कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड तो काम करना है, 1 ईयर का कोर्स वर्क रहता है जैसे सारी जगह एमटेक में। उसके बाद सब जगह एमटेक में होता है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क में डाल दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट वर्क आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट ना होकर रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है। वहां आपको कुछ पेपर्स निकालने पड़ते हैं, वहां भी आपको थीसिस सबमिट करनी पड़ती है जैसे पीएचडी में होता है। बट वर्कलोड उतना नहीं होता, रिसर्च पेपर काउंट उतने नहीं होते, आपको उतने ज्यादा कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं करनी है उसमें। तो ये बेसिक डिफरेंस है एमटेक रिसर्च और पीएचडी में। एमटेक रिसर्च का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप, अगर आपको रिसर्च में मन लग जाता है तो आप स्विच कर सकते हो उसको पीएचडी के लिए। इससे होता ये है कि आपको पीएचडी के लिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अच्छा चीज ये है कि आपको रिसर्च में मन नहीं लग रहा है, आपने जितना कर लिया आपको हो गया, तो आप 2 साल 3 साल में अपनी डिग्री लेके आप निकल सकते हो आईआईटी से। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और बेनिफिट भी बोलूंगा और घाटा भी बोलूंगा, क्योंकि आप एट द एंड पीएचडी में आते हो तो फिर आप 5 साल के पहले निकलते हो, आपको डिग्री नहीं मिलती। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना है। इंटरव्यू के लिए मैं बोलूंगा कि जितने बेसिक्स हैं जो आपने पढ़ा रखे हैं, फर्स्ट पेज के स्टार्टिंग के 3 या 4 क्लास में आपने जो भी पढ़ाया है, सारे टॉपिक, हर सारे टॉपिक, सब्जेक्ट, हर सारे टॉपिक, चैप्टर्स के। तो वही चीज ही काम आता है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि प्रोफेसर एट द एंड आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको बहुत ज्यादा उस फील्ड का नॉलेज हो, आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज हो, आपको रिसर्च ओरिएंटेड काम आना चाहिए। तो ये सब चीज नहीं देखते, इनिशियल लेवल पे वो यही देखते हैं कि बच्चे कॉन्सेप्ट कैसे समझ रहे हैं और अपने से कुछ निकाल पा रहे हैं कि नहीं। वो गेट क्वालिफाई करके बच्चे अगर आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि रट के आ गए हैं या रट के आ तुक्का गए लगा के हैं, पास तुक्का हो लगा गए। के आ गए हैं, या किसी का लक काम कर गया। कि एट दिन प्रोफेसर रिस्क नहीं ले सकते, वो ठोक पीट के बजा के लेते हैं। उनको जो मन करता है पूछना, और रिलेवेंट क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम पूछ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अलग पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल गेट का स्कोर मुझसे आईआईटी मंडी में पूछा गया था। सीएन की एक प्रोफेसर थी, कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो वो उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया था, उन्होंने बोला सीएन तुम्हारे गेट के सिलेबस में था? मैं बोला हाँ। ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन है। बोला अच्छा तो पढ़े थे? मैं बोला हाँ मैम, जितना मैं कंफर्टेबल था, जितना मुझे पढ़ना था मैंने बिल्कुल पढ़ा। फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें ओएसआई लेयर्स पता है? बोला बिल्कुल। मैम ने पूछा फिर ओएसआई लेयर, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आईपी टीसीपी लेयर, टीसीपी लेयर नहीं, ये नेटवर्क लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है। ये जितने भी सारे लेयर्स हैं। बेसिक डेफिनेशंस है। और इन बेसिक डेफिनेशन में जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी प्रोफेसर, उतना एक उनके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे अच्छा चीज ये है कि आप, अगर आप जिस भी ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड है पीएचडी में, जिस भी फील्ड में पीएचडी करना पीएचडी चाहते हैं, एमएस रिसर्च तो इंटरव्यू आपको वो लोग सेम चॉइस देते हैं कि कोई भी 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट बताइए, उसमें टॉपिक बताइए जिसमें आप कंफर्टेबल है। हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी टॉपिक उठा के प्रोफेसर कोई भी सब्जेक्ट का पूछ लिया, एक्सेप्ट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कभी भी पूछा जा सकता है, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर। तो मोस्टली अगर आप जिस चीज के लिए भी इंटरेस्टेड हो, लाइक एआईएमएल के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप लीनियर अलजेब्रा का प्रिपरेशन कीजिए, कैलकुलस का प्रिपेयर कीजिए। ये फर्स्ट दो बेसिक चीजें, अगर कोई एएमएल में एमटेक रिसर्च या फिर पीएचडी करना चाह रहा है, तो उनको पीएचडी करने जा रहा है तो वो लोग एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा अलोंग विद लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा मशीन लर्निंग का आइडिया रहे, ज्यादा अच्छा है। एक्सपेक्ट करते हैं, बट लीनियर अलजेब्रा उनके लिए अच्छा, उनके लिए कंपलसरी है। बिना लीनियर अलजेब्रा, बिना मैथ्स की कोई मशीन लर्निंग कुछ नहीं कर सकता। जो भी मशीन लर्निंग हम चैट जीपीटी ओपन या यूज करते हैं, सब कुछ, सब कुछ 8 दिन उसके पीछे मैथ्स ही है, सिर्फ 100% प्योर मैथ्स, कोई जादू नहीं। प्योर मैथ्स एंड प्योर मैथ्स। अब जैसे फिर हमने मंडी गया था, तो मंडी में उन्होंने रेगुलर कोई ये रेगुलराइजेशन लैंग्वेज देखना है। रेगुलर है कि नहीं, कैसे प्रूव करोगे? तो मैंने क्या बोलते हैं उसके लेमा को, पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा से प्रूफ करके दिखाया था। तो प्रोफेसर के मन में अलग सा सॉल्यूशन वो सोच के रखा था, मैंने कुछ अलग सॉल्यूशन दिया। तो वो भी अब मेरे साथ बोर्ड में आके डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसा हो सकता है, तो तुम ये कैसे बताओगे? अच्छा ये है तो ये सारी चीजें एक इंटरेक्टिव प्रोसीजर रहता है। ग्रेजुअली प्रोफेसर धीरे धीरे तुमको कंफर्टेबल बनाते हैं सबको, ऐसा नहीं कि अचानक से इंटरोगेशन शुरू हो गया है। आप आए और आप पे एकदम क्वेश्चन फेंकना शुरू कर दिए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे से तो मोस्टली क्वेश्चन वही थे कि मैंने बोला था मुझे ओएस आता है, डिजिटल आता है, आर्किटेक्चर आता है। तो ओएस से ही स्टार्ट किया था कि व्हाट इज डेडलॉक, इसके प्रिवेंशन टेक्निक्स क्या है, कैसे आप डेडलॉक हैंडल करते हो। सिंपल क्वेश्चन, बट आपका ऐसा है कि जवाब देने का तरीका थोड़ा डीप होना चाहिए। वो आपसे कैजुअली पूछेंगे लेकिन आपको डीप जवाब देना है। उसको जवाब देने में सेंस बनाना चाहिए। वेगली
हाँ, कुछ कुछ तो था। 3 मेथड बताया पर चौथा मेथड नहीं बताया। यहाँ मेरे से गलती हो गया था, यहाँ ओएस में उन्होंने पूछ लिया था कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ। तो उसमें हुआ ये था कि मैं एक जगह से दूसरी जगह साइकिल देना भूल गया था, रनिंग से रेडी किया। तो फिर सर ने मुझसे 2 बार कंफर्म किया कि ये कंप्लीट है डायग्राम। कहाँ सर? फिर उन्होंने बोला अगर यहाँ से प्रिंट हो जाता है कोई प्रोसेस तो क्या होगा? मैंने सिंपल सा एक लाइन पीछे लिया, फिर बोला कि ऐसा आ जाएगा। सर बोलते तुम तो बोल रहे थे कंप्लीट है। फिर मैंने सर को बोला सर आपने नॉन प्रिमिटिव के लिए बोला है कि प्रिमिटिव के लिए बोला है, ऐसे डिफाइन नहीं किया। तो मैंने नॉन प्रिमिटिव का बना रखा था। तो मतलब तो यही आपको चीज टेस्ट करते हैं कि बचा आपको लिए अपने आता है। आप को। हाँ सर। यही चीज है कि टेस्ट करते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो नेक्स्ट तो क्वेश्चन देख लीजिए। इंटरव्यू के लिए उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो पीएचडी के लिए, आपको उस फील्ड से रिलेटेड 3-4 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो। एट मैक्स मैं बोलूंगा 5 सब्जेक्ट एट मैक्स कंफर्टेबल लिस्ट डाउन करना अपनी प्रायोरिटी वाइज, और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन शुरू होंगे ये। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था पीएचडी के लिए, क्या था भाई अभिषेक? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वो तो अभी चलो इतने दूर जा रहे हैं, कोई तो 2 लोग साथ में जा रहे हैं, दूसरा लेके चलेंगे। और क्या। मेरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि चलो मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, अच्छी बात है, सीट मिल गया, अब मुझे फाइनली करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही मेरा यहाँ से ऑफर लेटर आ चुका था, साइमल्टेनियसली मेरा सीसीएमटी का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड वो उस टाइम पे चल रहा था, तो मुझे डिसाइड करना था कि मुझे सेकंड राउंड में जाना है कि नहीं जाना है सीसीएमटी में, क्योंकि मुझे एक एनआईटी भोपाल एलोकेट हुआ था फर्स्ट राउंड में। अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं पीएचडी यहाँ से ड्रॉप कर दूं, मेरा सीट किसी और को जाएगा। अगर मुझे जो भी सफरिंग्स या जो भी बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, वही एग्जैक्टली सारी चीजें किसी और को मिलेगी, वही अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली सेम। तो अगर मैं, मेरे हाथ में कुछ अपॉर्चुनिटी है तो मैं दूसरे को क्यों दूं, मैं खुद ले लूं ना। मेरे पास में तो मैं दूसरे को क्यों पास ऑन करूं। मेरा सिंपल सा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और मैं फिर आ गया। मेरा मोटिव था स्टार्टिंग से ही, मैं रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करना चाह रहा था। आई गेट मेरा आने का भी रीजन वही था कि ऑप्शन तो मेरे पास है कि पीएचडी में मैं जा सकता हूँ। मेरा मास्टर्स हुआ रखा था, मेरा एमसीए है। तो मेरा मोस्टली ये था कि अगर मैं एमटेक भी ज्वाइन करता हूँ तो एमटेक रिसर्च में प्रायोरिटी में रखूंगा। तो स्टार्टिंग से ही रिसर्च ओरिएंटेड काम करने का मन था, और लास्ट में पीएचडी ऑफर हुई, आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल डिग्री में ही या डायरेक्ट? मतलब डुअल डिग्री में हमारा डुअल डिग्री। जो एडमिशन होता है, सारा चीज हमारे आईडी कार्ड में, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हमारा सब एज अ पीएचडी एडमिशन ही हुआ है, हमारा रोल नंबर से लेके सब कुछ। हमें बस कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाता है एमटेक का, तो इसलिए हमें एमटेक की डिग्री मिलती है। तो ऐसे होता है डोले में। बाकी हमारा सारा एनरोलमेंट सब कुछ पीएचडी के अंदर हाँ, है। बट थोड़ा सा कोर्स वर्क स्ट्रेसफुल है। कोर्स वर्क ऐसा नहीं है कि इजी नहीं होता, इजी होता है कोर्स वर्क। रिटन एंड इंटरव्यू कितना डिफिकल्ट होता है पीएचडी एडमिशन के लिए? आई डोंट थिंक सो। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है, अगेन जो पढ़े हैं वही आता है। मुझसे पूछा गया था वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कैसे मैप करते हैं, मेरे जो प्रोफेसर है उन्हीं ने जिसने पूछा था, वो पूरा साइकिल बताओ तो सर। जैसे जैसे हम लोगों को पूरा क्लास में 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास में 1 घंटा, सर हम लोगों को हर दिन, मैं एक दिन नहीं बोलूंगा, मैं हर दिन हर एक बार क्वेश्चन होता है, हर एक बार एक वर्चुअल एड्रेस को सर डिवाइड करते हैं बिट्स में, फिर एक पेज टेबल बनाते हैं, फिर पेज टेबल में फ्रेम नंबर बनाते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर फिजिकल मेमोरी एड्रेस अटैच करते हैं। सेम अगर डायरेक्ट कैश मेमोरी, कैश में डायरेक्ट मेमोरी एसोसिएटिव मेमोरी मैप करना है, ये सारी चीजें एग्जैक्टली मैं यही फ्लो चार्ट डिट्टो जो सर ने हमें क्लास में पढ़ाया है, एग्जैक्टली जितना हो सके सर के वर्ड्स, जितना हो सके टेक्निकल वर्ड्स में रह के मैंने भी वही एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एज सच नहीं है, तुम्हें पता है कि नहीं पता है वो मैटर करता है। लैंग्वेज बैरियर अगर तुम सीधे बोल दो कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, यू कैन ऑलवेज स्विच टू हिंदी। सीधे बोल दो कि सर कैन आई आंसर इन हिंदी, वो लोग, कोई प्रोफेसर कोई माइंड नहीं करता। उनको बस ऐसा है कि आप जवाब कैसे दे रहे हो। हम्म। आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज है कि आप इंटरनली जानते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझसे क्वेश्चन आ गया था वैसे कि राइट थ्रू और राइट बैक टेक्निक में क्या डिफरेंस है, क्यों हम अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक ही क्यों नहीं यूज करते, कब हमको राइट थ्रू यूज करना होता है, कब राइट बैक यूज करना होता है। सिंपल क्वेश्चन है जो आपने कवर किए हुए हैं। रिटर्न टेस्ट टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ कितने रिसर्च ग्रुप्स हैं। जैसे हमारे यहाँ 5 रिसर्च ग्रुप है, तो उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। डिफरेंट आईआईटीज में डिफरेंट रिसर्च ग्रुप हैं, तो उनके वहाँ क्वेश्चन उस हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, गेट के ही पीवाईक्यू रहेंगे, बस डेटा चेंज रहेगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे।
सर कितने स्कोर पे आप लोग को पीएचडी मिला, सीएस वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्या एट द एंड? देखो पीएचडी जो है स्कोर पे नहीं है, वो टोटल डिपेंड करता है इंटरव्यू पे कि इंटरव्यू आपका में इंटरव्यू knowledge। कैसा गया, प्रोफेसर को सेटिस्फाई कर पाया कि उसके आंसर से। तो ये चीज इस पे मैटर करता है। जो स्कोर है वो सेकेंडरी हो जाता है, इंटरव्यू प्राइमरी हो जाता है। स्कोर बस तुम्हारे काबिलियत को रिफ्लेक्ट करता है, वो प्राइमरी रीजन नहीं होता कि स्कोर ज्यादा है तो आदमी अच्छा ही होगा तो ले लो। ये बिल्कुल नहीं है। स्कोर कम भी है पर अगर उसका इंटरव्यू सही जा रहा है, प्रोफेसर को अगर लगे कि हाँ, प्रोफेसर को अगर लगा कि अगर कोई आदमी, अगर इसका जस्ट कट ऑफ 29 मार्क्स था, इसका 30 मार्क्स ही आया, एग्जैक्ट 30 मार्क्स आया, पर अगर वो उसने प्रोफेसर को इंटरव्यू में सेटिस्फाई करा दे कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, गेट स्कोर जो हुआ हुआ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैं गेट क्वालिफाइड हूँ और मेरे पास नॉलेज है। ये अगर प्रोफेसर को लग गया कि हाँ मुझे ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट कर लेगा। ओवर कि किसी ने 50 मार्क्स लाया होगा, किसी ने 60 मार्क्स लाया होगा, वो केयर नहीं करेगा। उसको अगर 30 मार्क्स वाला आदमी चाहिए, वो 30 मार्क्स का आदमी ले मैं लेगा। इस पे एक तो सिंपल एग्जांपल है। दूंगा कि यहाँ एनआईटी सिलचर से लगभग 15 बच्चे आए थे। जब हमारा इंटरव्यू चल रहा था उस टाइम पे वो भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो कुछ लोगों के मन में ये होगा कि मैं छोटे कॉलेज से हूँ, मेरा कॉलेज का नाम प्रोफेसर जानते भी हैं कि नहीं, एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। तो एनआईटी सिलचर एक अच्छा नाम है। तो उन्होंने सर इंटरव्यू पे 15 के 15 बच्चे रिजेक्ट कर दिए। सेम अभी दिसंबर एडमिशन निकला था। दिसंबर एडमिशन में टोटल 9 सीट, 8 या 9 सीट थी, जिसमें से इन्होंने सिर्फ एक सीट में भरा है। सीट इनके पास है, सीट इनके पास, वैकेंसी खाली है, सब है, पर प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि उसको शॉर्ट कैंडिडेट चाहिए कि नहीं। 25 बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिसमें से हम्म। उन्होंने बस एक या दो को ही ऑफर किया। हाँ, तो 2 को ऑफर किया, एक ने शायद छोड़ दिया या कुछ किसी रीजन से, ऐसा और भी एक है ने कि छोड़ अगर दिया। आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं है कि सीट ये लोग भरना ही है, इनको सीट खाली भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको थोड़े से ऐसे लोग चाहिए जो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर सके। हाँ, जिनको मतलब बेस उनका क्लियर हो और मतलब उनको ऐसा बिल्कुल बेस क्लियर। बेस क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सर। रह सकता है, मतलब भागेगा नहीं, ऐसा रहता है। बिल्कुल। तो नहीं, तो आप लोगों ने वैसे हर चीज़ तो बता दिया इन बच्चों को। फिर और कोई बच्चों, डाउट हो ग्रुप रिलेटेड क्या होता है, क्या काम करना होता है रिसर्च में, वो सभी क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछो क्योंकि ये जवाब देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ संकोच करते हो तो फिर आप भटकोगे। यहाँ के तो फिर भी जितने 26 लोग हम लोग ज्वाइन किए हैं, फिर भी क्लियर होगा। बाकी के और जिन लोग अपनी ज्वाइन लाइफ नहीं किए, कैसे करते हो वो तुम लोग? दिन भर वो क्या देखे फिर। कैसे करते हो, क्या क्या शेड्यूल क्या रहता है? घूमने उमने क्या कहीं सर? गए कि नहीं गए? एक साल कैसा अरे बीता? बिल्कुल। घूमने का। यही तो फायदा है नहीं सर सर। पीएचडी करने का, ये जो 37 का जो फिगर मिलता है महीने की 5 तारीख को। तो अच्छा, अब हमारे साथ अच्छा रुकिए सर, ये बहुत अच्छा ब्रांचेस क्वेश्चन में ये हम अप्लाई कवर करना करना चाहिए। चाहते थे। हाँ ये सही ये है। बहुत सही क्वेश्चन है। होता ये है कि हम कोर ब्रांचेस के पीछे पड़े रहते हैं, सीएस इंटरडिसिप्लिनरी में जाना है तो आने के सीएस ही लिए। जाना है, ऐसा नहीं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप आईआईटी आते हो तो सारे डिपार्टमेंट को तो अपॉर्चुनिटी सेम ही मिलनी है प्लेसमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आके बोल रहा है कि मुझे सीएस के ही बच्चे चाहिए। वो बोल रहा है जिसको एआई चाहिए वो आओ, आप टेस्ट दो, आप इंटरव्यू दो, आप प्लेसमेंट लो। तो इंटरडिसिप्लिनरी पे स्पेसिफिकली फोकस करना ही। तो एआईएमएल हो गया इंटरडिसिप्लिनरी में, जिसको किसी को बायो में काम करने का मन है, हेल्थ वगैरह में काम करने का मन है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है। एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली है मैकेट्रॉनिक्स, अभी अभी नया लगभग सारे आईआईटीज में आ रहा है। तो उसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है। अगर मैं बोलूँ तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स एंड ड्रोन्स। थर्ड होता है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो सब में आपको कोर्स वर्क तो आपके चॉइस का मिलता है, बट आपको जो प्रोजेक्ट है वो उस डिपार्टमेंट के ओरिएंटेड काम करना होता है इंटरडिसिप्लिनरी में। जैसे मैकेट्रॉनिक्स में हो गया आपको रोबोटिक्स का काम करना है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में ड्रोन रिलेटेड काम करने हैं। तो ड्रोन का मतलब ये नहीं कि चार पंखे लगा के चला दिए, अभी तो वॉर सिचुएशन आप देख ही रहे हैं ड्रोन का कैसा डिमांड है। और अच्छी चीज ये है कि आईआईटीज में ये होता है कि आर्मी के डायरेक्ट प्रोजेक्ट हमारे पास होते हैं, इंडियन आर्मी के। तो ऐसे आपको वेरियस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। मैं इसमें ऐड भी करना चाहूंगा एक चीज में, कि अगर कोई, चलो पीएचडी में, चलो छोड़ो पीएचडी को, अगर अभी एक साइड टू साइड करें, तो अगर एमटेक में भी है, उनको उसको सिर्फ एमटेक करना है, एमटेक नॉर्मल टीए वाला हो या चलो आरए वाला भी हो, बट स्पेसिफिकली अगर मैं टीए वाला बोलूँ, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो सीएस, कोई गेट सीएस वाला आदमी है, वो वीएलएसआई में जा सकता है, होता है ऐसे। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस इसी को बोलते हैं। वीएलएसआई बहुत जगह ऐसा है जिसमें वीएलएसआई का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा सीएस से। जैसे एनआईटी जलंधर, अगर मैं आईआईटी भी छोड़ू तो एनआईटी जलंधर में दोस्त हैं तो वो लोग बताते हैं वीएलएसआई का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे। हमारे यहाँ भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाके कोर्स करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, तो अच्छे चांसेस हैं आपको
कि नौकरी मिल जाए तो वहाँ पे सिर्फ। सीएस में एग्जाम देके हो सकता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी पर्टिकुलर बीएलएसए जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन ले लो। मेरे साथ एक बीआईटी में ही कॉलेज में थी, उसका उसने उसको पता नहीं था बट उसने भर दिया था आईआईटी बीएचयू में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिनको नहीं पता वो होता है कोर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट। और उसने उसको बस उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या शायद पावर सिस्टम शायद था, उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं था और उसने बस भर दिया एज ए प्रेफरेंस में और उसने वो सीट सिलेक्ट भी कर दिया। 6 राउंड में उसको सीट मिला था। अब वो वहां गई, जबकि उसका इलेक्ट्रिकल का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। चल उसको सीएस के गेट स्कोर पे मिला, चली गई, तो वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको अब वहां जाके जो पता चला, देन वो अपना कैरी ऑन कर रही है। तो एज अ सीएस होके भी वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गई। तो क्लॉज होता है कि कौन कौन से स्ट्रीम्स, कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी में जा सकते हो। किसी किसी अब सीएस वाला आदमी उठ के सिविल तो नहीं जा सकता ऑब्वियसली, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बाकी मोस्टली गेट सीएस काफी सारी जगह पे इस रिलेटेड फील्ड में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसओपी में क्या पॉइंट सेट करने हैं? इंटरडिसिप्लिनरी हो गए। एसओपी में मोस्टली आपको पॉइंट ऐड करना होता है कि आप क्यों पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है। उसके साथ साथ आप पीएचडी में किसी स्पेसिफिक फील्ड या ग्रुप को चूज कर रहे हो तो उसका रीजन क्या है, आपने उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर रखा है, आपको क्यों वो फील्ड पसंद आ रहा है, आपने क्या स्पेसिफिक पढ़ा है कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो यही सारे पॉइंट्स आपको छोटे छोटे मेंशन करने होते हैं। कोई बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करना है। आपने गेट में कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये चीज ऐसे काम आ सकता है इस फील्ड में, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दैट फील्ड। थर्ड थिंग है, थीसिस आपको प्रोसेस करना होता है या आपको सेम सामने से टॉपिक, ये दोनों होता है। जैसे हमारे यहाँ सीएस के डिपार्टमेंट में ऐसा है कि सारे रिसर्च ग्रुप को स्पेसिफिक सीट मिला रहता है। तो आप इंटरव्यू देते हो तो आपका किसी एक ग्रुप में सिलेक्शन होता है। फिर आपको उस ग्रुप में सारे प्रोफेसर्स के प्रोफाइल चेक करने होते हैं कि कौन किस में काम कर रहे हैं। और फिर उनके पास जाके आपको अप्रोच करना होता है कि सर मुझे ये आपका फील्ड पसंद आ रहा है, आप थोड़ा सा और बताओ, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ अगर पसंद आ रहा है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस तो है। अब आफ्टर एडमिशन सर लोग जो भी प्रोफेसर लोग हैं वो अपने प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, वो अपने करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो करंट अपने स्कॉलर्स के बारे में बताते हैं कि मेरा स्कॉलर यहाँ पे पढ़ रहा है, भी मेरा स्कॉलर वहाँ पे पढ़ रहा है, लाइक वाइज ऐसा। अब किसी प्रोफेसर के पास गए और प्रोफेसर ने बहुत अच्छे से एनकरेज किया कि हाँ आ जाओ मेरे अंडर, रेड दिन तुम अगर तुम्हें नहीं जाना है पर फोर्सफुली तुम जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नहीं जाना है, तुम्हें डोमेन सूट नहीं कर रहा, बिल्कुल नेक्स्ट प्रोफेसर के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कोई किसी को कुछ बुरा नहीं मैं मानता। फिर एक चीज ऐड करूंगा इस पे कि यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, मेरा और अभिषेक दोनों का। तो सर यहाँ आर्किटेक्चर के 6 से 7 फैकल्टी और सबके तरफ से मुझे और अभिषेक को ओपन ऑफर। हम जिन प्रोफेसर के भी केबिन में जाते थे हमारा नाम पहले से वो नोट करके रखे उनको हुए पता रहते है। थे कि अच्छा आप ही दोनों, पंकज और अभिषेक। तो ये चीज हुआ था सर कि आपने जो पढ़ाया हमने बस वही दिया उनको, वही जवाब दिए थे। बट वो इतना इंप्रेस हो गए थे कि आर्किटेक्चर के सारे फैकल्टी को हमारे नाम पता थे। शकल से तो नहीं बट जाके हम बता रहे हैं नाम तो वो लोग बोलते थे अच्छा। एचओडी से रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट जो भी एक एक प्राइमरी लिस्ट होता है, एक सेकेंडरी मतलब एक होता है कि अच्छा एक जनरल लिस्ट होता है, और प्राइमरी प्रोफेसर लोग कुछ अपने पहले से वो लोग छांट के रख लेते हैं कि इनको तो पहले से ही बता देंगे। तो अनऑफिशियली हमें पहले ही दिन जस्ट इंटरव्यू हुआ, अगले ही दिन हमें पता चल गया था कि अच्छा हमारे फाइनल हो गया है, कि हमको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ प्रोबेबली अच्छा ही गया होगा तभी। और बाकी लोग को जब पोर्टल पे रिलीज हुआ, जब उनको मेल आया, तब उनको पता चला। हमें लग रहा था कि सारे पीएचडी को एक साथ पता चल चुका है, बट हम फॉर्चुनेटली हमको फर्स्ट डे ही कॉल आ गया था। फर्स्ट डे जस्ट आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद एक प्रोफेसर ने हमको केबिन में मिलने के लिए बुलाया। देन नेक्स्ट डे तो रिजल्ट ही हमें हमें सीधे प्रोफेसर का कॉल आया, या आई एम दिस एंड दिस, सो यू आर सिलेक्टेड, जस्ट वांटेड टू नो जो एडमिशन प्रोसीजर होगा उसमें हम पहले से आपको बता दे। मास्टर्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग, एनी आइडिया? बिकॉज आई हैव इंटरेस्टेड इन क्वांटम डोमेन काइंडली। क्योंकि मैं भी हर जगह क्वांटम मेंशन मैं करता था कि कॉलेज बोलना चाहूंगा इसके लिए, अगर क्वांटम में है आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर में है क्वांटम एमटेक है, वो क्वांटम इंजीनियर क्वांटम टेक्नोलॉजी पे एमटेक है वो, और वो उसका गेट स्कोर नीचे जाता है, तो जिसको भी अगर इंटरेस्टेड हो वो बिल्कुल भर सकता है। मुझे मेरे गेट स्कोर पे 5, मुझे 7th राउंड पे सिर्फ वही इस सीओएपी में सिर्फ मुझे क्वांटम टेक्नोलॉजी ही एलोकेट हुआ था।
एट अ स्कोर ऑफ 583, शायद सिक्स राउंड पे या मेरे ख्याल से शायद सेवेंथ राउंड में मुझे एलोकेट हुआ था। अच्छा, और एक चीज और मेंशन करूंगा कि अगर आप इंटरेस्ट। क्वांटम में इंटरेस्ट रखते हो तो ऐसा नहीं है कि बस नाम और फील्ड अच्छा है, नया फील्ड है तो आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको मैथ से प्यार है तब आप क्वांटम ज्वाइन करो, हम्म। अदरवाइज आपके लिए क्वांटम नहीं। आप आईआईटी तिरुपति भी देख सकते हो, तिरुपति में भी क्वांटम का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आईआईटी जोधपुर, और अभी अगर कोई और शुरू कर रहा हो तो आप वहां भी देख सकते हो। लास्ट में हमारे पास ऑफर थे, मंडी। एमटेक रिसर्च का ऑफर था हम दोनों के पास क्वांटम टेक्नोलॉजी में, बट तब तक हाँ, यहाँ एडमिशन हम ले चुके थे तो हमने अवॉइड किया उनको। हम लोगों ने आईआईटी मंडी में भी फॉर्म भरा था क्वांटम टेक्नोलॉजी में जाने का, क्योंकि उसका फॉर्म कुछ टाइम बाद निकला, अगले महीने क्वांटम टेक्नोलॉजी का फॉर्म निकला। हमने अगेन अब हमारे चार आगे आसपास के दोस्तों को बिल्कुल पूछा कि बिल्कुल भर दो, और अगेन उन चार में से किसी ने नहीं भरा। स्टिल बाकी हमने फिर क्वांटम में भरा। फिर हमारा रिजल्ट आ चुका था। तो हमने, एक होता है, एक इनफॉर्मली एक मेल आता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग क्वांटम टेक्नोलॉजी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द इंटरव्यू आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग, तो एक गूगल फॉर्म सब पर्सनली मेल में आता है कि ताकि वो लोग स्लॉट्स बना सके। तो हमने इनफैक्ट वो गूगल फॉर्म भी नहीं भरा था, एज ऑफ कि हमें नहीं जाना था, क्योंकि हमारा यहाँ आ चुका है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर फील्ड है, मोस्ट कंफर्टेबल फील्ड। स्टिल वहां से प्रोफेसर का फोन आया, एक दिन पहले मैसेज आया कि योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड एट दिस दिस। मतलब हमने गूगल फॉर्म नहीं भरा था, फिर भी हमें मेल आया था कि योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड एट दिस। हमें एक प्रोफेसर का कॉल आया कि अगर आप फ्री है, या फिर कुछ ऐसा कॉल था, आई डोंट रिमेम्बर फुली, बट डिस्कस कर डिस्कस सकते हैं, करके कर इसी सकते हैं टॉपिक पे क्या, ऐसा डिस्कस। कुछ, या इंटरव्यू वाले दिन ही कि कब इंटरव्यू रह सकते हैं। तब मैंने प्रोफेसर को बोला कि सर मेरा एक्चुअली आईआईटी गुवाहाटी में हो गया, सो मुझे कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही क्वेश्चन है, करना है। 91 गेट स्कोर में कोई आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल सकता है क्या? आईआईटी अब डिपेंड करता है भाई कि अब अगर आप प्योर एमटेक प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो आपको 491 में तीनों में से कोई नहीं मिलेगा। कुछ ट्रिपल आईटीज मिल सकती है। आईआईटी एनआईटी बहुत मुश्किल नहीं, आईआईटी आईआईटी तो मिलेगा ही नहीं। आईआईटी एनआईटी में मिड लोअर टायर। लोअर एनआईटीज मिल सकती है आप। बट एमटेक रिसर्च के लिए आप जाते हो तो टोटली डिपेंड करता है, अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो वहां कितना एप्लीकेशन गया है उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है वो। ये जो गेट स्कोर, ये जो लाइक स्पेशली 500 टू 600 गेट स्कोर, या 450, अगेन जैसे मैं हमने मेंशन किया, 400 टू 600 गेट स्कोर वाले, जो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार थोड़ा कम भी रह गया, पर हम तो बाकी क्राउड से भी आगे हैं, रैंक तो थोड़ा सही बना है मार्क्स के हिसाब से, पर उतना भी अच्छा नहीं बना है, तो इन सारे लोग को एमटेक रिसर्च में बिल्कुल जाना चाहिए। घूमो, आईआईटीज घूमो, जाके घूमो। सर रोबोटिक्स एंड एआई वाली डिसिप्लिन कैसी रहती है? रोबोटिक्स एंड एआई वाली डिसिप्लिन, मैं बोलूंगा इसमें काफी इनोवेशन की जरूरत है, और इनोवेशन हो भी रहा है। इनोवेशन इन सेंस, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा आपको कुछ करने का, फंडिंग मिलेगी। आपको फंडिंग मिलेगी, पैसा मिलेगा, और डायरेक्ट में प्रोजेक्ट भी ही काम कराएंगे प्रोफेसर। सर पास प्रोजेक्ट रहता है कि अच्छा कुछ ऐसा वाला, ये तो ड्रोन बनाना है, या तो जो भी रोबोटिक्स जो भी इक्विपमेंट बनाने हैं, रहेगा। एक्सपीरियंस बुरा बिल्कुल नहीं रहेगा। रिसोर्सेज, अब क्योंकि एआई रोबोटिक्स के रिसोर्सेज अब आजकल बहुत आने लग गए हैं, रिसोर्सेज भी अच्छे खासे मिलेंगे। पीएचडी में जाने के लिए यूजीसी नेट कंपलसरी है क्या, या गेट क्वालिफाई करने से काम हो जाता है? यूजीसी नेट में अगर आप जेआरएफ निकालते हो तब आपके लिए यूजीसी नेट काम का है पीएचडी ज्वाइन करने के लिए, अदरवाइज और नहीं। गेट क्वालिफाई हुआ तो फिर तो ऑलवेज गेट वेल। क्वालिफाई करना ज्यादा अच्छा कि अगर गेट के थ्रू आप आते हो तो आपका फेलोशिप का ऐसा है कि वो लटकता नहीं है, टाइम टू टाइम आपको फेलोशिप मिलते रहती है। और यूजीसी का फेलोशिप का थोड़ा रहता मैं है कि बोलूंगा कि आप यूजीसी नेट से ज्यादा गेट पे फोकस करो, क्योंकि मेरा दोनों था, मेरा नेट भी हो गया था और गेट भी हो गया था। मैंने यहाँ एडमिशन गेट के थ्रू लिया था। ये भी एक और डाउट अभी रहता है बच्चों का कि नेट से आए या गेट से आए। हाँ अभी अभी ऐसा भी हो रहा है सर कि आईआईटी जो है अवॉइड कर रही है जेआरएफ भी लेना, क्योंकि इनका फेलोशिप का जो है बहुत बहुत ज्यादा डिले हो जा रहा है। तो ओके। हमारे साथ एडमिशन हुआ है, एक हमारे ही दोस्त हैं, वो जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लिया, तो उसका फेलोशिप अब तक स्टार्ट नहीं ओके। 8 महीने 10 महीने हो हुआ, गए। 8 से 9 महीने। तो ये दिक्कत है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप फोकस करना चाहते हो, अभी इमीडिएट एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो आप गेट का प्रिपरेशन ज्यादा करो। तो अल्टीमेटली वैसे आपने सारा डाउट भी क्लियर कर दिया है। तो बच्चों पे आप लोग प्लान करिए, जैसा भी है। और भी कुछ डाउट होगा या किसी का नंबर चाहिए आपको, वैसे पंकज और अभिषेक भिलाई में प्रेजेंट रहेंगे। कब आ रहे हो आप लोग? 27 को आ जाओगे? इसको सर ट्वेंटी सुबह सुबह सेवन को पहुंच रहेंगे। जाएंगे। हाँ, तो 27 को, और फिर एक हफ्ते ये लोग रहेंगे भी। अभिषेक तो 1 वीक रहेगा कम से कम ये। यस सर। और 28 को अपना प्रोग्राम भी है। यस सर। तो उस दिन आप लोग पर्सनली मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अभिषेक से भी पंकज से भी।
और भी गाइडेंस आपको मिल जाएगा भिलाई के अंदर में। मैं बाकी सबको इनवाइट करूंगा पीएचडी प्रोग्राम के लिए, कि कहीं पे भी हो, रिसर्च एंड पीएचडी इस लाइन में जाओ रादर देन जस्ट एमटेक लेके निकलो। ऐसा भी नहीं है कि हम बस आईआईटी गुवाहाटी के लिए इनकरेज कर रहे हैं। अगर आपका पीएचडी का मन है तो आप सारे इंस्टीट्यूट में फॉर्म फिल सभी कीजिए। जगह अप्लाई करो, अप्लाई आप करो, घूम के देखो क्या है कैसे है, फिर घूम मन। के देखो, आईआईटीज आपको घूम के देखो, देखना अच्छा पड़ता है लगेगा। पहले। जैसे हमारा पहला आईआईटी का मेरा एक्सपीरियंस, अभिषेक तो जाते रहता था आईआईटी भिलाई, इसका इंटर्नशिप था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था मंडी का। तो हमारा ऐसा था कि ये क्या है, ये कैंपस ऐसा होता है ये कैंपस है कि रिजॉर्ट है। जीजीयू भी काफी बड़ा है यार तुम्हारा। ये बहुत बड़ा है सर। सर बट आईआईटी आईआईटी है। एक गुरु घासीदास भी बहुत जंगल है अंदर, तो बहुत सारा जंगल है तुम्हारे यहाँ भी तो। बाकी अगर हो सके बिल्कुल एक एक बार तो लाइफ में आईटी मंडी होके आओ, इसी बहाने कि इंटरव्यू देने जाओगे, डेफिनेटली फॉर्म भरो, बहुत मजा आएगा। और जिनका भी कुछ और स्पेसिफिक डाउट हो कि जो एमसीए है एमएससी बैकग्राउंड से हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अलग डाउट्स होते हैं। मेरे टाइम पे भी लोग बीटेक वाले डाउट एंटरटेन ज्यादा करते थे, तो मैं सोचता था मेरा टॉपिक कब आएगा। तो ऐसा भी अगर कुछ है तो आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, चलें। हाँ, इवनिंग में। ओके सर, तो आई के शायद सबके डाउट हो गए, अगर किसी को है तो वो लिख सकता है। 27 को तो आप लोग आ ही रहो ना, मिलेंगे लोग सब लोग। बिल्कुल सर, बाकी तो इन पर्सन तो हम लोग रहेंगे ही। मस्त सब मिलके मजे करते हैं, सब तो कोई सब सब आओगे फटाफट आ तो जाना। लिस्ट बना लेंगे बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और बिल्कुल सर। सर्कुलेट कर देंगे सारे बच्चों को ग्रुप ग्रुप में, ठीक है। यस सर। चल, अभी जो लोग होंगे वो एज एन एडमिशन के लिए शुरू करते रहो, कॉलेजेस देखना शुरू करो, साथ ही साथ पीजीडब्ल्यू का एग्जाम दो, ट्रिपल आईटी दिल्ली का एग्जाम दो, एंड बिट्स का एग्जाम दो। ये तीन एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कॉलेज कोई कुछ खराब नहीं होता कि अरे ट्रिपल आईटी दिल्ली जा रहा हूँ, सारी जगह अच्छे हैं, सारी जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अगर एक लेवल पे पहुंच गए तो उसके बाद कोई रोज कुछ नहीं पूछता। रोज 2 घंटे आप दिन का निकालो कि सर्च करो कहाँ आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ आपका इंटरेस्ट मैच कर सकता है, किस इंस्टीट्यूट में फॉर्म ओपन हो रहा है। आप सारे देखो लोगों को बैठ के देखते देखो, रहो। एक से नहीं हो रहा है, दो तीन लोग का ग्रुप बना लो कि ताकि डिस्कस कर ले, कुछ को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, वो ग्रुप में शेयर करेगा। सर एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप तो चीज, बना अगर लिए आप हम लोग, ग्रुप में तो अपने पास हैं सारे बच्चे, उसमें खुद ही शेयर कर सकते हैं लोग। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज है सर, कुछ का डाउट रहता है कि प्रोफेसर से बात हो सकता है कि या उनके एडमिशन प्रोसीजर के लिए। मैं सबको इनकरेज करूंगा कि आप प्रोफेसर को मेल करो। अगर आप कुछ ऐसा डाउट है कि आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सिलेबस क्या रहेगा इंटरव्यू के लिए। हम तो ये सोच लेते हैं कि प्रोफेसर मेल करेंगे कि नहीं, बट मैंने अपने टाइम पे आईआईटी मद्रास, आईआईटी जम्मू, आईआईटी गुवाहाटी सब जगह प्रोफेसर को मेल किया था। सबका रिप्लाई आ गया था मुझे। मैंने मॉर्निंग में मेल किया तो मुझे इवनिंग तक रिप्लाई आ गया कि हाँ आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, आपका ठीक है, इंटरेस्ट ये है, बहुत अच्छी चीज है, आप ये कर सकते हो उसके लिए। तो ये एडवांस है, तो हम्म, ये चीज आप कर सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है बच्चों, ठीक है। हाँ। Yes. तो ठीक है बच्चों, प्रिपरेशन करिए आप लोग, और लगे रहिए और मोटिवेटेड रहिए। अभी जो रैंक आना था आ गया, जो मार्क्स आना था आ गया है। अब बस ये खोजिए कि उसके थ्रू क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। एग्जैक्टली। हाँ, और कभी कभी हमें पता नहीं रहता है, जैसे इन लोगों को पता नहीं था, इनका कोई प्लान शुरू में नहीं था कि पीएचडी करने का है। तो था कि हमारा तो सर ऐसा था सर कि फॉर्म भरो घूमने निकलो, कम से कम इसी बहाने घूमने तक फ्रस्ट्रेशन एक थी, देश चलो देश जो का मिल रहा है भ्रमण हो रहा तो है। देश भ्रमण हो रहा है, दिल्ली घूम के, मंडी घूम के, बीएचयू घूम के, विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके, फिर कामाख्या, माँ कामाख्या का भी आशीर्वाद लेने आ गए यहाँ पे भी। हाँ, तो सब जगह सारे घूम घूम सारे के। अपॉर्चुनिटीज देखो, डिसाइड बाद में करना, जाना है नहीं जाना वो बात की बात। एग्जैक्टली exactly. दरवाजे बंद करना बड़ी बात नहीं है, दरवाजे खोलना बड़ी बात है। ऐसे ही बात है। और बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोला है कि इसको ध्यान में रखिए आप लोग। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, मिलते हैं सभी को, ऑल द बेस्ट ऑफ बेस्ट। लक। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, पीजीडब्ल्यू के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं 28 को।